अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह बखैर। यूर वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक, अ ब्रांड न्यू वीक। और स्क्रीन पर मैं हूं सुहाब सिर्फ, मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं रिस्पेक्टेड अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और तुम्हें पता है अब क्या मतलब, हमने उस दिन भी जिक्र किया था, 2 बरस हो गए हमें तकरीबन ये शो करते हुए। मुझे 1 साल। हाँ, तुम्हें 1 साल हो गया। तो हरमीत और मैं तो कम से कम 2 बरस से हमारा साथ है। हाँ। बहुत सी यादें हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत सी तब्दीलियां हैं। और हरमीत ने इसी खुशी में आज लाल रंग पहना हुआ है। लाल मेरे दिल का हाल। हरमीत इससे पहले के बात को आगे बढ़ाएं, मैं हमें हरमीत ही का हाल पूछ लेते हैं। चले जी, बताइए हरमीत अपना पाजी, लालो लाल मेरे दिल का हाल। भाजी जरा कुछ चल रहा है ना, लालो लाल होना पैदा। भाई गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आपने दोस्त फरमाया कि 2 साल का वक्त कैसे गुजरा। बहुत सारे हमारे टीम के मेंबर जो थे, चाहे वो प्रोडक्शन में थे या कैमरामैन थे या बिहाइंड द स्क्रीन या फ्रंट स्क्रीन पर जो 2 खवातीन, हम तो नहीं बदले लेकिन 2 खवातीन यहाँ से चली गई। सो बहरहाल एक खूबसूरत टाइम भी गुजरा, एक अच्छा वक्त गुजरा। और अगर हम देखें तो सोहा की एंट्री ने भी जाहिर बात है कि शो को कैप्टन का काम जो है वो सोहा ही करती है। तो सोहा की एंट्री ने भी 4 चांद शो को लगा दिए हैं। तो ये एक नई वो है। और अब हम देख रहे हैं कि फिर शायद ऐसा ना हो कि महीने तो खैर दिसंबर और जनवरी का गुजर गए, ऐसा ना हो कि सोहा के भी हाथ पीले और ये भी हमें छोड़कर कहीं और पीआर की घर सुधार जाए, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आप दोनों का साथ बड़ा पक्का है, इस बात का मैंने अंदाजा लगाया। चाहे ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन टीम चेंज होती रही है, लेकिन अब्दुर्रऊफ साहब और हमीद पाजी का जोड़ तो ऐसे है, बस आप लोग की जोड़ी है। आप लोग की वजह से लोग बहुत देखना पसंद करते हैं। पाजी की तो फैन फॉलोइंग बहुत है सर, आपकी तो माशाल्लाह वैसी फैन फॉलोइंग है, पाजी को पसंद करने वाले लोग बहुत हैं। मजेदार बात यह की है कि तुम्हारे हाथ पीले करा दिए ऐसी बात है। बस करिए, टॉपिक चेंज द टॉपिक। आप लोग चाहते हैं अब तीसरी होस्ट आ जाए, आप तो बहुत चेंज तब्दीली चाहते हैं, इसका मतलब आप लोग। अच्छा जी, तो मौसम का हाल जरा थोड़ा सा कर लेते हैं। बाहर बहुत सर्दी है, धुंधला गया सब कुछ सर, धुंधला गया सब कुछ। हरमीत थोड़े फासले पे, यानी 10 बजे भी, 9:30 10 बजे भी थोड़े से फासले पे नजर कुछ नहीं आ रहा। लाहौर में इतनी फॉग है ज्यादा, और कहने वाले कह रहे हैं कि मतलब स्मॉग भी इसमें मिली हुई है। और बार बार एहतियाती तदाबीर के बारे में कह रहे हैं, मास्क पहने, बिलावजा घर से ना निकले। स्कूल खुल गए आज, लेकिन बच्चे जो हैं वो स्कूलों की तरफ दबाएं। हाँ, तो मतलब यह है कि बड़ी एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल। और मैं तो कल जो देख रहा था रूस साहब, जो अंदरूनी पंजाब है, यानी जो हम आप जिस तरह गुजरावाले की का जिक्र करते हैं, दीगर इलाके मुलगा इलाके जितने भी हैं, वहां पे शदीद किस्म की धुंध है। कुछ लिया से मेरे दोस्तों ने कुछ वीडियो भेजी थी, मुझे तो हैरानी ये थी कि शाम का टाइम था और तब भी जो है वो धुंध थी। लेकिन अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, रावलपिंडी की बात करें रूस साहब, तो आज हल्की फुल्की जो धूप है, ठंड है, सर्दी है। और कल जो है हल्की फुल्की बारिश थी, बड़े कमाल का मौसम था। और यहाँ पे वैसे भी फॉग उसी तरह नहीं होती। अगर बारिश हो जाए तो बड़ा कमाल का सूरज जो है वो फिर उसकी जो हल्की फुल्की तपिश है उसका एक अलग मजा है। अच्छा हरमीत साहब बता रहे थे कि इस्लामाबाद में कल शदीद बारिश हुई है, ऐसी बात नहीं सर, लाहौर में कल थोड़ी बहुत धूप निकली है, लोगों ने धूप को बहुत एंजॉय किया। लेकिन आज चूंकि स्कूल खुल गए हैं और विंटर वेकेशंस के बाद आज फर्स्ट डे है, तो सर मैं मुरादरा साहब की ट्वीट देख रही थी, वो कह रहे हैं कि इतनी शदीद सर्दी में हम भी तो स्कूल जाया करते थे, लेकिन फर्क इतना है कि सर उस वक्त स्मोक और फोक का इम्तजाज नहीं होता था, वो डेंजरस नहीं होती थी। इस वक्त इतनी ज्यादा मतलब अंधाधुंध धुंध पड़ रही है, और उसको जैसे अगर हम ये अच्छा ऐसे टर्म निकालिए, अंधाधुंध धुंध। सर जब मैं खबरें पढ़ती होती थी ना, तब हमारे रन के प्रोड्यूसर ये धुंध अंधाधुंध, लेकिन सर देखिए ना, इसमें नजर कुछ नहीं आ रहा, जीरो विजिबिलिटी है। सुबह घर से निकलो कुछ नजर चाहत फतेह खान मुझे याद करा दिया आपने। हाँ बिल्कुल हरमीत, मैं बताऊं कि बहुत जमाना हुआ जब हम स्कूल जाया करते थे। हाँ। तो एक बार इसी तरह की धुंध का मौसम था, बहुत सर्दी शदीद, आपने एंजॉय किया होगा। तो मुझे याद है एंजॉय का किया, साइकिल के ऊपर जाया करते थे स्कूल। अच्छा। तो उस जमाने में खेत बहुत होते थे, उनके दरमियान से गुजरते हुए हम लोग जा रहे, और दिल किया कि आज ना जाए, तो वापस आ गए। और वापस आके घर वालिद साहब को कहा कि जी आज बहुत धुंध है, आज बहुत सर्दी है, छुट्टी दे दी। उन्होंने एक डांट पिलाई, उन्होंने कहा निकलो फौरन पहुंचो स्कूल। उसी तरह से फिर दोबारा स्कूल की उल्टे टायर, बल्कि उल्टे पाँव नहीं, उल्टे टायर वापस चले। अच्छा वैसे बहाना बनाना बड़ा मुश्किल होता था। हमारे दादाजी के हाथ में ना सोटी होती थी और फिर सही कमाल की लगाते थे। अगर छुट्टी का बहाना हम करते थे और वापस आते थे तो फिर भैया बड़ी मार पड़ती थी, ये बात तो है। लेकिन सर्दियां हमारे इलाके में ज्यादा पड़ती हैं रूस साहब, बर्फबारी भी होती है, तो वहां पे सर्दियों में जो छुट्टियां वहां पे लोग ज्यादा एंजॉय करते, कम से कम 3 महीने की छुट्टियां हो जाती थी हमारे दौर में। अब तो मेरे ख्याल में कम हो गई है, 2 महीने तक आ गई हैं, लेकिन सर्दियां ज्यादा थी तो वो भी था।
लेकिन अब यहाँ पे देखें तो बच्चों के लिए बड़े मुश्किलात हैं, सुबह सुबह उठना, फिर धुंध है, ठंडी सर्द हवाएं हैं, तो स्कूल जाने का दिल भी नहीं करता। वहां पे हीटिंग सिस्टम जो है वो भी नहीं होता हमारे स्कूल में। गवर्नमेंट की तो बात ही अलग है, वहां पे तो बड़े बुरे हालात होते हैं, ठठरती सर्दी में बच्चे किस तरह पढ़ते हैं। फिर स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको भी बड़े मुश्किलात का सामना होता है, वो पढ़ाते हैं तो भी मसले मसाइल का शिकार होते हैं। लेकिन बहरहाल अब क्या करें, भुगतना तो है। हाँ, भुगतना तो है। चलो जी, आ जाते हैं आज पाकिस्तान की इमदाद दुनिया का नया इम्तहान है। जिनीवा में कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर हमारे वफ्द लेके यहाँ से गए हुए हैं, और जो एंटोनियो गुतेरेस हैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, वो और वो हमारे वजीर आज़म मिल के कॉन्फ्रेंस का उसको होस्ट कर रहे हैं, मेजबानी कर रहे हैं। और वो उम्मीद कर रहे हैं 250 के करीब मंदूबीन मुख्तलिफ ममालिक से शरीक हैं, मुख्तलिफ इदारे मुल्क उसमें शरीक हैं, और वो प्रपोजल वहाँ पे सामने रखा जाएगा कि पाकिस्तान की मदद की जाए। 16 कुछ बिलियन डॉलर की मदद की उम्मीद है, जो तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान को वो मदद दी जाए। उसकी वजह यह है कि जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। अब तक जो सैलाब से पाकिस्तान का नुकसान हुआ है वो उसका तखमीना तो 30 अरब डॉलर के करीब लगाया गया, लेकिन यह है कि 16 अरब के करीब पाकिस्तान दुनिया से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो हमें दिए जाए। बाकी वो कह रहे हैं अपने वसाइल से हम करने की कोशिश करेंगे। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी, जैसे कि एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल है। सब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और बिल्कुल इस पे काम होना चाहिए। अगर हम सैलाब की तबाहकारियों की बात करें तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान जो उस वक्त पानी में डूबा था। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जितने टेंट आए, जितनी सारी चीजें बाहर से आई हैं। आपको याद है मौलाना फजल रहमान साहब का जो जलसा था बलूचिस्तान में, वहां पे टेंट जो है जितने भी मिले थे, जो खैमा बस्तियां थी उनको उनके लिए खैमा बस्ती के लिए जो खैमे मिले थे उसको जमीन पर बिछा दिया गया और मौलाना फजल रहमान साहब को उस पर जलसा हुआ था, आपको याद होगा। और इसी तरह सिंध की सिचुएशन ये है कि जहां पे जो टेंट्स आए हैं और जो मॉडर्न किस्म के हैं, जहां पे कोई लेटेस्ट किस्म की चीजें हैं, वो हमारे जो वडेरे हैं, हमारे जो एमपीएस हैं, हमारे जो एमएनए हैं, उन्होंने अपने घरों में संभाल के रखे हैं। गरीब आदमी को आज भी कुछ नहीं मिला। और आज भी अगर आप देखें ठठरती सर्दी में बच्चे जो है वो मर रहे हैं, साथ साथ उनके पास ना ब्लैंकेट है, ना उनके ऊपर जिस तरह वादे और दावे किए जाते हैं, ना पीपल्स पार्टी के। एक और बात बताऊं रऊसब और सुहा आप लोगों को, जितने भी नाज़रीन देखने वाले, बिलावल भुट्टो साहब तो मुख्तलिफ दौरों पर तो आपको वो नजर आएंगे। फीफा वर्ल्ड कप जो है वो उसने एंजॉय किया कतर में, लेकिन उसके बाद वो अभी अब अंदरूनी सिंध और जो सिंध डूबा हुआ है उन मुतासरीन के पास नहीं गया। और वजीर आला सिंध जो है वो उन इलाकों में जाते हैं जहां पे पहले से कुछ पीपल्स पार्टी के वर्करों को बिठा के मुतासरीन बना के, जिस तरह फिल्मों में हम देखते हैं ना, उसी तरह चीजें वहीं पर की जाती हैं और उन लोगों को बिठा के वो थेले तमाके स्क्रिप्टेड सारी चीजें होती हैं और उसके बाद तस्वीर खींच के टेलीविजन को कुछ वीडियो भेज के ये सिस्टम चल रहा है। तो रियलिटी पे इस हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि सिर्फ जो पैसा आया है, जो इमदाद आई है, कम से कम मुतासरीन को वो पहुंचा दे। हरमीत पाजी, एक और बात ये भी है सर कि एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जिसपे एंटोनियो गुतेरेस और शहबाज शरीफ मिलकर करेंगे। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज अगर इसे इस पर्सपेक्टिव में देखा जाए कि इस वक्त हमें अशद जरूरत है, शदीद जरूरत है इमदाद की। और लेकिन सर ये इमदाद आ भी जाए, थोड़ी बहुत आ भी गई है। पाजी का जो सवाल है वो ये कि वो सही जगह लग रही है और लग भी रही है या नहीं लग रही, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में, चलिए हम ओवरसीज पाकिस्तानियों की तो बात करें, दूसरे ममालिक की बात भी करें, लेकिन पाकिस्तान में रहने वालों ने जो इतनी बड़ी तादाद में इमदाद की है इन लोगों की थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, सर वो इन तक पहुंचाना भी एक टारगेट है जो कि मुझे लगता है हम अचीव नहीं कर पाते, जो मुकम्मल नहीं हो सकता। ठीक है, आज के हवाले से मुआशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सफीर ने कहा पाकिस्तान की पूरी मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि चीन आगे आएगा और सही दोस्ती का हक अदा करेगा। उन्होंने कहा कि तकरीबन 2 अरब डॉलर चीन ने पाकिस्तान के बैंकों में रखवाए हैं और स्टेट बैंक के साथ रखवाए हैं, और उसके अलावा 1.5 अरब डॉलर की इमदाद वैसे भी दी है। तो ये उन्होंने कहा कि इस मौके के ऊपर जिस तरह से चीन आगे आया, हम उम्मीद करते हैं कि मगरिब भी आगे आएगा और पाकिस्तान की मदद करेगा। उन्होंने अगरचे ये भी कहा कि चीन को घेरने की जो कोशिश है अमेरिका की और उसके इत्तेहादियों की, वो नाकाम बना दी जाएगी। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए उन्होंने कहा पाकिस्तान की
हर मुमकिन मदद करेंगे। ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान शदीद मुश्किलात का शिकार है, हरमीत हर तरफ से मायूसी है, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा। आप ये देखें कि सियासतदानों पर कोई जो है वो एतबार नहीं रहा। आपने देखा कि अब हम सऊदी अरब की तरफ, हमारे आर्मी चीफ साहब जो हैं, इससे पहले भी मामला जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जनरल बाजवा साहब जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किया करते थे और वहां से इमदाद जो है पाकिस्तान के लिए किसी न किसी तरीके से लेके आते थे। अब वही सूरत हाल फिर से जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो भी सऊदी अरब के दौरे पर भी गए और दीगर मामलात पर भी बात हो रही है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो हालात वही जू के तू हैं। हम आगे बढ़ने के बजाय पीछे के पीछे वही कर्जों पर वही कशकोल हाथ में उठाया और वही जो नारे थे कि कशकोल तोड़ देंगे, उस सारे के सारे नारे जो हैं वो खोखले ही साबित हुए। और हमने कभी ऐसा नहीं किया कि बुनियादी मामला जो है उसकी तरफ फोकस करें और मुल्क को किसी ऐसे तरह समत पे लेके गामजन करें ताकि ये जो भीख मांगने का जो सिलसिला है हमारा ना रू साहब, इससे बड़ी जग हजाई होती है। वैसे पड़ोसी से भी मांगना, 2 दफा मांगना, 3 दफा मांगना शर्मिंदगी होती है। तो ऐसे आलमी सतह पर जो हमारे हालात हैं वो इंतहाई। और अगर यहां पे देखें तो सियासतदानों की फिर उनके अखराजात, उनके खर्चे, उसमें इजाफा हुआ है, कम होने के बजाय उसमें भी हमें इजाफा देखने को मिला है। तो सूरत हाल ये है। बहरहाल अब जो डिफॉल्ट की बातें की जा रही हैं, जब डिफॉल्ट से ये मुल्क निकलेगा कम से कम चीजें जो है बेहतर की तरफ जाएंगी। हाँ, IMF हमारे पास ऑप्शन है, अगर वहां जाते हैं तो कुछ चीजें बेहतरी तो हो जाएंगी, लेकिन अवाम पर महंगाई का जो एटम बम है वो तो गिरेगा। एटम बम गिरा है, इस हवाले से बात कर लेते हैं। परसों परवेज इलाही साहब ने कहा था कि जो आटा नायाब हो गया है, हुकूमत डबल कर देगी कोटा और हुकूमत जो है वो इस तरह से इंतजाम करेगी कि कहीं भी कोटे की कमी ना हो, आटे की कमी ना हो। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि जो नान बाई एसोसिएशन है, कल वो कह रहे थे कि जी हम 30 रुपए की रोटी कर देंगे, अब 5 रुपए और बढ़ा देंगे, पहले 25 रुपए की थी। इस हवाले से ये था कि आटा पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन वो तमाम बातें भी नाकाम हो गई। उनको जो आटा पहुंचाने का अमल है वो नहीं मुकम्मल हो सका और उस बुनियाद के ऊपर अब जुमेरात को हड़ताल की कॉल दी है नान बाई एसोसिएशन है पंजाब में। तो कम से कम पंजाब में समझ में नहीं आता, बाकी इलाकों में तो चलो यहाँ से आटा गंदम जाती है। तो खैबर पख्तूनख्वा में अगर कमी हुई आटे की या बलूचिस्तान में कमी हुई है तो वो उस बारे में तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन सिंध में और पंजाब में कम से कम आटे की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इस हवाले से भी बात हो रही है। कि राहुल साहब, जो सस्ता मुहिम है आटा, वहां पे अगर आप रावलपिंडी में जाते और रावलपिंडी में जो अल्लामा इकबाल पार्क है वहां पे इस किस्म की लाइनें खड़ी थी कि मैं देख के हैरान हो गया कि ये सिचुएशन है कि आटे के थैले के लिए किस किस्म के हालात हैं। लोग सुबह से आए हुए हैं, लाइनों में खड़े हुए हैं। इसी तरह आपने परसों विजुअल भी देखे, कुछ वीडियोज भी आई, बड़े दुख भरी वीडियो थी कि एक शख्स की बेटी की शादी थी, सुबह 7 बच्चियां जो थी उनके वालिद थे वो, और उसी तगदू में कि आटे की थैली मिल जाएगी मुझे, उसी में उसकी डेथ हो गई। तो हालात जो हैं वो, और वफाक जो है वो सूबों पे डाल रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो सूबे हैं वो वफाक पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रही है, लेकिन बीच में पैसा कौन जा रहा है? हमारे जैसा आम शख्स, आम आदमी। हाँ जी, एक और चीज है, इस हवाले से बड़ा अफसोस हुआ, वो खासतौर में मजदूर की जो डेथ हुई है वो बहुत ही अफसोसनाक वाकया है कि बेचारा किस तरह से आटा लेते हुए जमीन पे गिरा और कुचला गया पैरों के नीचे। ऐसी भगदड़ मची कि जिसकी कोई हद नहीं। इसके अफसोस ही किया जा सकता है। खैर, एक बेहतर खबर यह है कि आज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का वनडे सीरीज का पहला मैच होना है और उसमें बड़े पाकिस्तान एक पुरुमीद अंदाज में देख रहा है कि शायद हम ये जीत जाएंगे। ये वर्ल्ड कप से पहले तैयारी का आखिरी मौका है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के लिए, इसलिए कि इसके बाद वर्ल्ड कप आना है और जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अपने प्लेयर आजमाने हैं यहाँ पे ही आजमा लेने चाहिए। हारिस सुहेल की वापसी हुई है पाकिस्तानी टीम में और उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे वो सॉलिड अंदाज में खेला करता था 2020 से पहले, 2020 के बाद अगरचे वो जख्मी होने की वजह से नहीं खेल पाया था बहुत सारे, ही इज़ अ वेरी सॉलिड बैट, लेकिन पता नहीं अब उसकी फिटनेस का क्या हाल है। इस हवाले से लोग मिस कर रहे हैं कि कई प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके नाम इस वक्त शामिल नहीं है पाकिस्तान के स्क्वाड में। आज 2:30 बजे मैच होना है, उस वक्त हमारी जो
खबरों की टीम है वो आपको अपडेटेड रखेगी। मेरे ख्याल में हम चलते हैं आज के रनडाउन की तरफ। खोल के फौरी जैसे अब्दुल रऊफ साहब जब भी शो लगता है ना, इतने हम कंसर्न होते हैं मैच को लेके कि मैच साथ वेबसाइट पे देख रहे होते हैं और हमें अपडेट कर रहे होते हैं और आपको भी अपडेट कर रहे होते हैं। तो 2:30 बजे जब मैच शुरू होगा तो इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि ये वनडे का लास्ट चांस जो है वो हम मिस नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे सर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्रिंस हैरी की एक स्टेटमेंट है जो काफी कंट्रोवर्शियल है और काफी ज्यादा हम उसको सुन रहे हैं खबरों में, सोशल मीडिया में, और बहुत सारे बरतानवी अखबार जो है वो इसको हैशटैग के तौर पर भी ले रहे हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि मैंने अफगानिस्तान के 25 जंगजुओं को हलाक किया है, जिसके बाद बरतानिया की अस्करी क़यादत और मुख्तलिफ शख्सियात और जो तालिबान है उनकी जानिब से भी काफ़ी सर तनकीद की जा रही है। उनकी स्टेटमेंट कितनी सच है, किस तरह से उन्होंने इस किताब में उसको लिखा है, इस पर थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। किताब उनकी आने वाली है, किताब में और भी कई ऐसी बातें हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, लेकिन हम इंतजार करते हैं उस वक्त तक का जब तक किताब मुकम्मल बाहर नहीं आ जाती। अभी तक CNN जैसे इदारे जो हैं उनको भी किताब नहीं मिली। उसका एक स्पेनिश वर्जन है जो कहीं से लीक हुआ है और उससे लेके खबरें ये चलाई जा रही है, जिसमें प्रिंस हैरी की ये स्टेटमेंट है कि 25 जंगजू जो थे उनको उन्होंने हलाक किया। ये बड़ी कंट्रोवर्शियल सी बात है। तो प्रिंस हैरी की इस स्टेटमेंट को बरतानिया खुद भी कह रहा है अफसोसनाक है, और तालिबान की जो हुकूमत है वो भी कह रही है कि ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। बल इस पर डिटेल में बात की जा सकती है अनटिल और अनलेस वो किताब सामने आ जाए और उसमें मजीद बाकायदा खुद इस बात का इंकशाफ करें या इस बात का एतराफ़ करें, तो ये हम उनकी किताब से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल काफ़ी कंट्रोवर्सी में आ गए वो इस स्टेटमेंट के बाद। आगे बढ़ते हैं सर, अपना टिपिकल रनडाउन लोगों को बताते हैं। आज के टिपिकल रनडाउन में हमारे पास टॉप स्टोरीज में क्या क्या होगा। तो हम पॉलिटिकल सेगमेंट को डिस्कस करेंगे और अलीम खान के बाद तरीन ग्रुप ने 20 नई सियासी जमात बनाने की मुकम्मल तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। अलीम खान ने भी बारी बारी इस पर सर डिनाई किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा जहांगीर तरीन ने भी डिनाई किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। सियासत से फिलहाल हम अपने आप को अलग ही रखते हैं और फलाही कामों की तरफ हमारा फोकस है, हम सियासत फिलहाल नहीं करना चाहते, तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप इन बातों पर कान ना धरें। ये उनकी स्टेटमेंट है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक ज़बरदस्त सा पैकेज है। पैकेज तो बहुत ज़बरदस्त है, टॉपिक भी बहुत ज़बरदस्त है। मिट्टी के बर्तन और उसमें बना खाना, पर जी आपको पता है कि कितना मजे का होता है। आज भी इतनी टेक्नोलॉजी के जमाने में मिट्टी के बर्तन में बना जो खाना होता है, या अगर उसमें हम देखें जो आटा गूंदा जाता है वो उसका तो जायका ही और होता है। लेकिन ये मिट्टी के बर्तन बनाने वाले सर, जहाँ पे हर तबका इफेक्ट हो रहा है वहाँ ये भी इफेक्ट हो रहे हैं, वहाँ ये भी परेशान है, वहाँ ये भी रो रहे हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो ठप होके रह गई है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। तो उनकी जो है ये थोड़ी सी हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें बताएंगे कि वो कितनी मुश्किलात का शिकार है। और सर आज उन तमाम मर्द हजरात के लिए जो ओवरवेट है, वो तमाम खवातीन जो ओबीस हैं और अपने मोटापे से परेशान है, भाई जनाब अगर ये कर सकते हैं ना सर, 210 किलो से वजन अब उन्होंने 79 कर लिया है। अल्लाह, मैं तो हैरान हूँ सर। मैं तो 10 kg गिराना हो तो बंदे को उल्टा लटकना पड़ता है, फिर भी 10 kg नहीं गिरता। लेकिन अगर ये कर सकते हैं तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। बस इनकी सक्सेस स्टोरी इंस्पिरेशनल है, बहुत ज्यादा सर, खवातीन के लिए बहुत इंस्पिरेशनल है, सबके लिए जिन्होंने किया। लेकिन जैसी हिम्मत इन्होंने दिखाई है, ऐसी हिम्मत दिखाना बड़ा मुश्किल काम है। एनीवेज, वो हमारे मेहमान होंगे, मुलाकात कराएंगे आपकी उनसे, जो आपने सवाल करने होंगे, आपके सारे सवाल आपकी जगह मैं उनसे करूंगी, एक एक बात पूछेंगे उनसे और ये आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा सर अरोमा थेरेपी क्या है, और ये भी अब अगेन अगर हमने वेट लॉस का जिक्र किया है और हमने इसमें एक सेगमेंट शामिल किया है, तो ये भी उससे रिलेटेड सेगमेंट ही है कि वेट लॉस में ये थेरेपी आपको कितना हेल्प आउट कर सकती है। मुख्तलिफ ऑयल्स जो कि मार्केट में आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं, बट वी जस्ट गोना टॉक अबाउट द स्पेसिफिक ऑयल्स जो कि आपकी बॉडी को श्रेड करते हैं, आपके फैट्स को कंट्रोल करते हैं। तो ऐसी कौन सी थेरेपी जिससे आपके वेट लॉस में हेल्प हो सकती है, तो ये भी आज के सेगमेंट का हिस्सा होगा, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक हमारे साथ मॉडल होंगे और वो अपनी सक्सेस स्टोरी आपसे शेयर करेंगे। इफ यू वांट टू बिकम समथिंग इन शोबिज इंडस्ट्री, तो आपको उनसे कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए मिलेंगी, तो हम इसको भी आज के टॉपिक में शामिल करेंगे। अच्छा जी, अब चलिए अपने डेली डोज की तरफ। चलो जी, मंडे डेली डोज, अ ब्रांड न्यू वीक और अ ब्रांड न्यू डे। तो पहली खबर हम आपको देते हैं कि कभी भी कुछ भी कहीं और किसी तरह से भी स्टार्ट किया जा सकता है। 89 साल की सर ये खातून, जिसका ताल्लुक बेसिकली अमेरिका से है, और इसने क्या किया, इसने मास्टर्स की डिग्री हासिल
की, अपने बच्चों को पढ़ा के, शादियां करके, उनके बच्चों को भी पाल के, सब कुछ करके जिंदगी में उन्होंने कहा तालीम तो कभी भी शुरू की जा सकती है। ये वैसे बहुत सारी खबरें हम पाकिस्तान में इस तरह की देते हैं, लेकिन वहां से भी ऐसी खबर आई है कि उन्होंने 89 साल की उम्र में सर मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। बड़ी हैरत की बात है, यानी 84 साल की उम्र में उन्होंने ख्याल किया कि मैं ग्रेजुएट कर लूं। और उस वक्त उन्होंने 4 साल की डिग्री, 16 बरस की उम्र थी, वो कहती हैं जब मैंने हाई स्कूल किया और मेरी शादी हो गई, उस वक्त कुछ माली हालात बेहतर नहीं थे, इस वजह से नहीं पढ़ पाई। शादी हो गई तो फिर बच्चों के झमेलों में लग गई, वहां से नहीं पढ़ पाई। और 84 साल की उम्र में इन्होंने पढ़ना शुरू किया और फिर 4 साल की इन्होंने बैचलर्स की डिग्री की और फिर मास्टर्स की डिग्री लेने के लिए इन्होंने अपनी कोशिशें शुरू की। और जनाब अब 89 ईयर ओल्ड, 89 साल इस उम्र में आके इन्होंने मास्टर किया। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। आदमी किसी भी उम्र में चाहे अगर तो वो पढ़ सकता है। अगर उसके पढ़ने के अलावा मैं तो शुरू में कहा ना कि इस खबर के कि सीखें, कुछ सीखें, कहीं भी कुछ भी कहीं से भी शुरू करना पड़े तो जस्ट गो फॉर इट। आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कोई आर्ट सीखना चाहते हैं, कोई खेल में जाना चाहते हैं। सर वो हमारे पास आए थे ना कैसी एथलीट जितनी इतनी उनकी उम्र थी, लेकिन वो देखे कितना रेसलर थे और कितना जबरदस्त काम कर रहे थे। तो भी आप पाजी कभी भी कुछ भी शुरू कर सकते हैं, उम्र का कोई ब्रैकेट नहीं। बिल्कुल आपकी बात दोस्त है। रूस साहब ने दोस्त फरमाया कि वक्त जो है हम ये सोचते हैं कि शायद हम रिटायर्ड हो गए, चाहे जॉब से रिटायर्ड हो गए, हमारी 60 भी उम्र हो जाती है। यहाँ पे ये सोच है कि भैया अब तो तैयारी कर लेते हैं। लेकिन अब ये देखें ना कि ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बहुत सारी ऐसी स्टोरी हमारे पास आई। रोज आपको याद होगा कि एक दादी थी जो अपने नवासियों के साथ बैठ के वो पढ़ती थी, अफ्रीका की स्टोरी थी। इसी तरह बहुत सारी स्टोरी जो है वो हम लेके भी दिखाएं। तो ये बड़ी बात है कि आप ये नहीं देखते कि उम्र का कौन सा हिस्सा है, लेकिन आप सोचते हैं कि भैया जीना है तो कमाल का जीना है। मैं आपको ये बताऊं कि बड़ा प्राउड फील करता हूं मेरा, चूंकि उनसे एक बीवी की साइड से रिश्ता भी है। नासरा जावेद इकबाल साहिबा, जस्टिस नासरा जावेद इकबाल, उन्होंने 78-79 की एज पे आके प्लान किया कि मुझे पीएचडी करनी है। और इस वक्त वो पीएचडी के आखिरी मराहल में है। 3-4 साल हो गए उनको करते हुए। लाइव एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको। लाइव एग्जांपल बिल्कुल मौजूदा हमारे इर्द-गिर्द। तो यही बात है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मुसलसल कोशिश करते रहना चाहिए। पहले इतनी तालीम हो, चले इस खातून की तो हम बात करें कि उसने शादी के बाद माली हालात की वजह से तालीम को कंटिन्यू नहीं कर सकी, लेकिन नासरा जावेद इकबाल साहबा की अगर हम बात करें तो सर उनके पास तो इतनी तालीम है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा पीएचडी करनी है और उम्र की कोई ब्रैकेट नहीं है। तो भाई आप कुछ भी कभी भी शुरू कर सकते हैं, कोई उम्र का लेम एक्सक्यूज ना दीजिएगा। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दुनिया की अमीर तरीन बिल्ली से आपकी मुलाकात कराते हैं। बिल्ली किसकी है? ये बात की बात है टेलर स्विफ्ट की। तो आपने फौरन बता दिया। मशहूर गुलकारा, मशहूर गुलकारा। 22 अरब रुपए से जायद की मालिक है ये बिल्ली। और सर ऐसी बात नहीं है, उसने पता नहीं कितने गानों में काम किया है। बिल्ली बहुत बेहतर है। बहुत। एक तो टेलर स्विफ्ट की बिल्ली है और दूसरी इतनी अमीर है। इतनी अमीर है दुनिया की। जैसे आपको मजे की बात बता दूं, सबसे अमीर नहीं है दुनिया की तीसरी अमीर तरीन आप इसे पेट कह सकते हैं। बाकी दो जो होंगे वो कौन होंगे? वसी शाह साहब कहते हैं ना, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। तो यहाँ है, काश मैं टेलर स्विफ्ट का बिल्ला होता। लेकिन सर उसकी किस्मत देखिए। बेसिकली अभी ये तखमीना लगाया गया है इंस्टाग्राम की, सर उनका अपना अकाउंट भी है, इंस्टाग्राम का अकाउंट, और इंस्टाग्राम के अकाउंट की एक पोस्ट से उन्होंने इस बात का अंदाजा लगाया है कि कितनी ज्यादा ये बिल्ली कीमती है, कितनी ये अमीर है। सर टेलर स्विफ्ट के बहुत सारे गानों में उन्होंने काम किया है और अहम बात ये कि उनके बहुत सारे एड्स में उनके साथ है, एड्स में भी काम किया। तो फेमस बिल्ली भी है, अमीर तरीन होने के साथ फेमस भी है। लेकिन इनसे अमीर एक जर्मन शेपर्ड है, कुत्ता है एक, मतलब वो इससे ज्यादा अमीर है, लेकिन ये दूसरे नंबर पे है और 22 अरब रुपए की ये इकलौती है इसकी बिल्ली की मालिक है। हाँ, आगे चले जी। दुल्हन ने शादी के दिन अपने बाल अतिया कर दिया। अच्छी बात, अच्छी खबर है। लेकिन ये क्यों किए मैं आपको ये बताती हूँ। एक्चुअली उनकी माँ को कैंसर था और अपनी माँ को जिस तकलीफ में, अजियत में देखा उन्होंने, वो ये कह रही थी कि जब एक औरत के बाल गिरते हैं ना, अभी तो हम रोजाना हेयर स्टाइल बना के बैठते हैं, ब्लो ड्राई करते हैं, स्ट्रेटनर करते हैं, बाल गिरते हैं तो हमें तकलीफ होती है, लेकिन कैंसर जैसे मूजी मर्ज की वजह से जब कीमो होती है तो आपको पता है कि बाल गिरते हैं। तो उनकी वालदा के बाल गिरते रहे। उन्होंने कहा कि मेरी वालदा जिस कर्ब और तकलीफ से गुजरी हैं वो मुझसे नहीं देखा गया, इसलिए कैंसर पेशेंट्स को सर उन्होंने अपने बाल अतिया कर दिए अपनी शादी वाले दिन। हाँ बिल्कुल, जैसे ये है कि वो वालदा उनकी मर्ज में मुब्तला थी कैंसर के,
और उस वजह से उनके बाल, जैसे सोहान ने बताया, गिरे और उन्होंने कहा कि मैं तकलीफ नहीं देख सकती थी। अपने बाल शादी के दिन उन्होंने रतिया किए और विजुअली जब वो देखा है हमने तो लंबे लंबे उनके बाल हैं जिनको काट के उन्होंने कानों जितना कर दिया और आबदीदा भी थी, रो भी पड़ी वो याद करके अपनी वालदा को और कैंसर के पेशेंट्स के दर्द और तकलीफ को। तो वैसे मैंने जब आधी स्टोरी पढ़ी, पूरी नहीं पढ़ी थी, तो मैं ये सोचता था शायद रूसा और सोहा अफ्रीका में एक ऐसा कबीला है जहां पे जब शादी होती है तो दुल्हन गंजी होके जाती है, मतलब सर के बाल मुंडा के ही दुल्हे के साथ बैठती है। तो मैं सोचा कि कहीं फिर जब मैंने पूरी स्टोरी पढ़ी तो जाहिर बात है कि उस दुख को, उस तकलीफ को उसकी वालदा जिस कर्ब से गुजर रही है, और आपने दुरुस्त फरमाया है कि खवातीन के लिए बालों का सिंगार जो है वो बहुत माने रखता है, और ऐसे में अगर बाल चले जाएं तो बड़ी तकलीफ होती है। तो ऐसे में जब मैंने स्टोरी पढ़ी तो जाहिर बात है कि एक दुख, एक तकलीफ उसने महसूस की अपनी वालदा की, और उसने कहा कि अप्रिशिएट किया सोशल मीडिया पे इस इनिशिएटिव को बहुत अप्रिशिएट किया गया। अगली खबर पे चलते हैं। आपको सऊदी अरब एक ऐसा शहर दिखाते हैं आपको जिसको भी सिर्फ 5% जो है वो इन्वेंट किया गया है, लेकिन वो दुनिया के 7 अजायब की फहरिस्त में शामिल है। अल-अला, ऐसी है अल-अला, बिल्कुल मगरबी सहरा में वाक़या है ये सऊदी अरब के। इसकी सिर्फ 5% हिस्से की खुदाई अभी की गई है और वहाँ से जो 2 लाख साल पुराना खंडरात या चीज़ें दस्तयाब हुई हैं, वहाँ से निकली हैं। उस हवाले से कहा जाता है कि अल-अला को जो दुनिया के 7 अजायब में शुमार किया जा रहा है। ऐसी इतनी पुरानी तहजीब, इसको एक तरह का निकाल के उन्होंने टूरिस्ट के लिए किया है। ये बहुत कम लोग इस साइट में जानते थे और इस साइट को जाते थे, तो अब जनाब उसको खोला गया है और वहाँ पे लोग जाके 2 लाख साल पुराना, जैसे मैं कह रहा खंडरात उसको और सर अहम बात ये जिसका जिक्र आपने भी शुरू में किया कि अभी सिर्फ इसको 2% इन्वेंट किया गया है। मतलब अगर 2% की बात 5% की बात करें तो अभी बाकी बहुत सारी ऐसी तारीख है जिसे वहां से निकालना बाकी है। तो पता नहीं मजीद कितनी चीजें वहां से मिल सकती हैं। तो बहरहाल तो इसको दुनिया के जो 7 अजायब है उनकी फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है और वो इसको मजीद भी देखना चाह रहे हैं कि मजीद यहाँ से क्या क्या निकल सकता है। लेकिन सयाहों के लिए जो है वो बाकायदा तौर पर इसको खोल दिया गया है। 2022 में खोला गया है और 2023 की 7 अजायब की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। अगली खबर पर चलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दुबई आपको लेकर चलते हैं जहाँ रोज नया कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन न्यू ईयर पे आपने बुर्ज खलीफा पर वो लाइटिंग, वो आतिशबाजी तो देखी होगी, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद ही दुबई में 500 रोशन ड्रोन से आसमानी 3D जो एनिमेशन होता है ना सर, उसका एक ह्यूज एग्जीबिशन हुआ है। रोबोट 500 ये देखिए आप, रोबोट जो है वो आते हैं और जनाब मुख्तलिफ तस्वीरें बनाते हैं, ये आप देख रहे हैं। और ये रोबोट जो है 500 से 700 ग्राम वजन के हैं। हाँ जी, और इसके बारे में ये कहते हैं कि जिस तरीके से ये आसमान पे ये रोशनियां बना रहे हैं या लिख रहे हैं, तो एक तो ये दुनिया में एक रिकॉर्ड हो गया। इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में रोबोट्स ने ये काम नहीं किया, ड्रोन्स ने, रादर मैं गलत कह रहा हूँ, लाइटिंग ड्रोन्स ने ये काम किया। और सर कंपनी जो है वो है, ये है हमारे पास स्काई मैजिक बेसिकली कंपनी है बरतानिया की और स्विट्जरलैंड की। ये कंपनी है, मुश्तरका कंपनी है और उन्होंने पूरी दुनिया में वैसे ड्रोन बनाते हैं और सप्लाई करते हैं। लेकिन ये जो लाइटेड ड्रोन्स हैं, इन्होंने इसका मुजाहरा दुबई में किया और सर टिकट $36 रखी है। $36 है टिकट और 5 मिनट का से मुजाहरा है। 5 मिनट का। सर मैं तो सोची थी, वैसे आज सुबह मैंने खबर सुनी तो हम दूर से भी देख सकते हैं, आसमान पे है ना। $36 देके जरूर देखना है 5 मिनट का, लेकिन चले उसका एक अपना मजा होगा अगर करीब से देखना होगा या कोई ना कोई व्यू पॉइंट रखा ही होगा उन्होंने। दुबई के जो लोग हैं, हाकिम है उसके, वो अपने मुल्क को मुनफरद अंदाज में आगे लाना चाहते हैं और इसीलिए कभी सबसे बड़ी ऊंची इमारत बन जाती है बुर्ज खलीफा, और कभी इस तरह के ड्रोन की लाइटिंग के मुजाहरे सामने आने लगते हैं। इसके बारे में उनका कहना यह है मुंतजमीन का कि अगर आप फुलझड़ियाँ चलाते हैं तो जहरीले केमिकल्स होते हैं जो फजा में फैलते हैं या उससे कोई नुकसान भी हो सकता है। ये ड्रोन जो है ये बिल्कुल किसी भी तरह की कोई फजा को ख़राब नहीं कर रहे और ये महफूज है हर तरीके से देखा जाए तो। लेकिन सर दुबई पे दर पे ना ऐसी मुख्तलिफ और डिफरेंट चीज़ें कर रहा है जिससे जो वहाँ के आने वाले सयाह हैं वो भी बहुत अम्यूज़ होते हैं, प्लस वो हर तरह से बाजी लेके जा रहा है। अब ये कंपनी जो है वो स्विट्ज़रलैंड और बरतानिया की है, लेकिन एग्जीबिशन उन्होंने दुबई में की है। तो यू कैन सी सो मेनी दिस काइंड ऑफ थिंग्स ऑल अराउंड इन दुबई।
तो लोग इसलिए दुबई जाते हैं और बड़ा इन्होंने प्लान किया हुआ है। आगे हम बात कर रहे थे इनके 2023 के बजट की और इनके एमिरेट्स की, तो बहुत सारी प्लानिंग है इनकी फ्यूचर में मजीद भी इस तरह की चीज़ें आपको दिखाने की। सो वी आर डन विद आवर डेली डोज फॉर टुडे। सो इट्स मंडे, स्टार्ट योर डे। हम एक क्विक ब्रेक लेके वापस कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अस्सलाम वालेकुम। दोबारा जी ब्रेक के बाद आमिर खाकवानी मारूफ दानिश्वर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे चल के बात करते हैं आमिर से फौरी तौर पे। आमिर अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। जी वालेकुम सलाम। आमिर बहुत सी चीज़ें आज करने वाली, लेकिन यहाँ से शुरू करें कि परवेज इलाही साहब ने आज जो एतमाद का वोट लेना था वो नहीं ले रहे अब, और उसकी बजाय इसको मौखर कर दिया गया है। आपको क्या वजह समझ में आती है? उनके नंबर पूरे नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये देखिए। हाँ जी रऊफ भाई, चीजें ना थोड़ी पेचीदा हुई पड़ी हैं और मेरा ख्याल है चूंकि ज़ाहिर है वो काम कर रहे हैं, पीडीएम वाले भी, पीटीआई के दरमियान कुछ लोगों को भी, और मुसलसल काम हो रहा है, तो जरा आसान नहीं रहा। अब चीजें फौरी तौर पे अगर एतमाद लेने की कोशिश करते तो मेरा ख्याल है शायद मतलूब अक्सरियत आज ना मिल पाती। अब ये चूंकि 11 को अदालती, आपको पता है, उसका समाअत होनी है, और मेरा ख्याल है थोड़ा सा आगे चीजें चल रही है और खिचड़ी पक रही है। तो अब चौधरी साहब भी, आपको पता है, बहुत ज्यादा विलिंग तो नहीं है। जी आमिर, मेरे ख्याल से थोड़ा सा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है, आमिर तो सर कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर के लिए। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बातें बहुत सारी हैं सर। बल्दियाती इंतखाबात की बात भी है कराची में, हाँ। वो भी हो रहे हैं, उसके बारे में भी बात की जा सकती है। और इसके अलावा सर ये भी, जो अभी शुरू में मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि बहुत सारी हैपनिंग्स में, की हैपनिंग भी है कि जो बातें हो रही थी अलग जमात बनाने की, वो भी जहांगीर तरीन की तरफ से भी उसको डिनाई किया गया है, अलीम खान की तरफ से भी उसको डिनाई किया गया है, और इवन जो गवर्नर हमारे रहे चौधरी सरवर, हाँ, उन्होंने उनको भी भी डिनाई किया ऐसी बात नहीं है, लेकिन पेचीदा बहुत है, बहुत चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रहा complicated है। चीज़ों का रुख क्या होना है, और जितनी अनसर्टेनिटी है उस अनसर्टेनिटी का नुकसान मईशत को हो रहा है, और किसी सूरत में ये नहीं हो रहा, फायदा नहीं हो कोई रहा। ट्रैक पे चीज़ें नहीं आ रही ऐसे ना। में कि जब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अभी भी एक गेम खेल रही है और उसको इस गेम से मना रहना चाहिए, वो कह रहे हैं कि जो एमकेएम को इकट्ठा किया जा रहा है वो बुनियादी तौर पे पीटीआई की जो पावर है उसको कम करने के लिए किया गया है। सर इस सूरत हाल में एक चीज़ ये भी कॉमन है कि हरमीत पाजी, आपको पता होगा चूंकि आप इस्लामाबाद में हैं, तो हमने अब ये देखा है कि लाहौर में हैपनिंग बहुत ज्यादा हो गई है, और लाहौर के बाद अब कराची, जैसे कि आप कामरान टसोरी की बात कर रहे थे, आपने कहा कि ये एक्टिव चीजें जो हो रही हैं वो किसी मकसद के तहत हो रही हैं, और वो मकसद है जिसकी बात अब्दुल रऊफ साहब कर रहे हैं। ने अहम बात की इमरान खान साहब के हवाले से कि उनका कहना है कि एस्टैब्लिशमेंट आज भी न्यूट्रल नहीं है, और एस्टैब्लिशमेंट का दावा भी यही है। आपको याद होगा कमर जावेद बाजवा साहब जब आखिरी खिताब था कि हम भाई एपॉलिटिकल हो चुके हैं, लेकिन ये हम वैसे बरसों से सुनते आ रहे हैं। अब सूरत हाल अगर हम देखें बलूचिस्तान में जिस तरह सूरत हाल है, वहां पे आपने देखा कि बाप जो है, बाप को बनाया किसने था वो भी हम सबके सामने है। फिर बाप किसके इशारों पर गई पीडीएम में शामिल हुई आपको पता है। अब बाप जो है वो किसके कहने पर चली गई है, आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी में वो शमूलियत इख्तियार कर रही है। इसी तरह साउथ पंजाब में दबाव डाला जा रहा है। आपने देखा पीटीआई के रहनुमाओं के मुख्तलिफ जो है उनके बयान सामने आ रहे हैं कि हम पर दबाव डाला जाए कि साउथ पंजाब में आपने पीपल्स पार्टी को ही सपोर्ट करना है या उस तरफ ही जाना है। इसी तरह आप देखिए पीटीएम को भी उठाने की बातें जो है वो गर्दिश हो रही है। आपकी इसी बात पे ना आमिर साहब से हम थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं। आमिर साहब, कहिएगा इस हवाले से कि नंबर गेम जो परवेज इलाही साहब की है वो पूरी नहीं है, स्टेप बैक जो है, स्टेप बैक तो खैर इसको नहीं कहेंगे, लेकिन जो वो डिसीजन ले चुके हैं, आप उसके क्या क्या पर्सपेक्टिव देखते हैं? देखिए असल में ना, असल बात ये है कि इस वक्त तमाम अहम स्टेक होल्डर्स बशमूल हुकूमत की और बशमूल दीगर पार्टी की कोई भी इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहता। और एतमाद का वोट लेने का मकसद ये है कि असेंबली तहलील हो और फिर सूबाई असेंबलियों का इलेक्शन हो। सूबाई असेंबलियों का इलेक्शन फोर्स करेंगे जनरल इलेक्शन को, तो वो कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता। ये आसान काम नहीं है, तो मामला लिंगर ऑन करने का रहता है। अभी जब प्रदीप बात करते बलूचिस्तान की, तो ठीक बात है, बलूचिस्तान में इतने ज्यादा लोग भी इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं जिस तरह लोगों को पता लग गया है कि मुस्तकबिल में भी इस पार्टी की हुकूमत बनने वाली है। और मुझे लग रहा है कि बलूचिस्तान कहीं ना कहीं ये फैसला हुआ है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया जाए, क्योंकि उसके जेयूआई के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा अच्छे ताल्लुकात पीपल्स पार्टी और जेयूआई की है, और जेयूआई मुस्तकबिल बलूचिस्तान में एक अहम प्लेयर होगी, तो मतलब अगले इलेक्शन में। तो मेरा ख्याल है ये चीजें कहीं ना कहीं मैनेज हो रही हैं या कोई इशारे ऐसे दिए जा रहे हैं। अब वो इशारे मतलब मैं तो वैसे समझने से कासिर हूँ। वैसे मुझे तो ये भी समझ नहीं आई
और मैंने इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात हुई थी, मैंने उनसे ये पूछा भी था कि उन्होंने सिंध को भी बिल्कुल, खासतौर पर इंटीरियर सिंध को, यही सिंध को बिल्कुल उन्होंने खुला छोड़ दिया, और बलोचिस्तान को भी, मतलब तहरीक इंसाफ को बलोचिस्तान में कोशिश तो करनी चाहिए थी ना कुछ लोगों को साथ मिलाने की। तो खान साहब ने अपना सारा फोकस पंजाब पर रखे बैठे हुए हैं और केपी पर रखे बैठे हुए हैं, खासतौर पंजाब पे। तो असर लड़ाई तो पंजाब की है। अब जो परवेज इलाही साहब के लिए मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि वो दोनों तरफ चलना चाह रहे हैं, एक तरफ तहरीक इंसाफ के साथ भी चलना चाह रहे हैं और पिंडी वालों के साथ भी चलना चाह रहे हैं। तो ये एक, और चौधरी साहब में सलाहियत तो है कि वो मफाहमत के साथ चल लेते हैं दोनों के साथ, लेकिन अब आगे जो मुश्किल होता जा रहा है, उनको एक जगह पे किसी जगह पर ठहरना होगा। अब वही वो उसको लटकाने की आपसे जानना चाहूंगा, जो सूरत हाल अब हो चुकी है। जी हरमीत, जी हरमीत कह रही जी 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 हरमीत जी जी। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूंगा जो सूरत हाल है, यानी बाप का जो मैंने जिक्र किया, फिर हम देखे जो साउथ पंजाब से भी पीटीआई के लोगों के का जो बयानिया है वो भी सामने आ रही। इसी तरह हमने मोनिस इलाही साहब को परसों सुना था, वो ये कह रहे थे कि हमारे जो लोग हैं, एक तरफ ये कोशिश की जा रही है कि हमें पीडीएम में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। सूरत हाल आपके सामने है, एक तरफ दावा किया जाता है कि हम अपोलिटिकल, दूसरे इस किस्म की जो है इशारे भी मिल रहे हैं। आप इस सारी सूरत हाल में काफ लीग का मुस्तकबिल और पीटीआई का मुस्तकबिल कैसे देखते हैं सर? देखिए, अभी तक तो दोनों साथ चल रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब कोई इतलात ही है कि ज्यादा खुश नहीं है चौधरी साहब से। मुझे इस तरह का जो उनकी गो मगो की पॉलिसी है, तो ज़बज़ब वाली, इमरान खान साहब तो इस पर यकीन रखते हैं ना, खुल के आप पोजीशन लें और मेरे साथ खड़े हों, तो वो इतने खुश नहीं है। लेकिन बहरहाल वो चीजें चल रही हैं, चूंकि दोनों की मजबूरी है साथ चलाना। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं कुछ लोग शायद ये कुछ हल्के ही कोशिश कर रहे हैं, लिंगर ऑन करके फरवरी तक मसम ले जाया जाए, मामला आगे लटकाया जाए। और इलेक्शन अगर, क्योंकि इलेक्शन वाला सूबाई असेंबली को इलेक्शन वाली बात हो भी, तो वो भी जाके मई जून में जाके हो, ताकि मामला उसके करीब करीब जाया जाए, जो एक जनरल इलेक्शन का लिए बात है। आमिर साहब हमारे साथ यहीं से कंटिन्यू करेंगे। किसी सूरत भी जो इलेक्शन है वो अभी कराने पर कोई भी जमात या कहीं से भी हमें डायरेक्शन नजर नहीं आ रही। हमने क्विक सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी दोबारा हाजिर ब्रेक के बाद आमिर खाकवानी साहब हमारे साथ ही मौजूद है। तज़िया उन्होंने दिया बहुत सी चीज़ों का। आमिर, ये बताओ कि हम बारहा ये कहते हैं कि इतनी अनसर्टनिटी में जो मईशत है वो डूब रही है बिल्कुल ही, और किसी को इसका ख्याल नहीं है। हर कोई अपनी कुर्सी के लिए या अपनी पावर हासिल करने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल रो भाई, तो ये है कि इमरान खान के साथ जितनी भी हमदर्दी की जाए, उसके बावजूद भी हकीकत यह है कि जो मुआशी हालात हैं हमारे, हमें यानी अगले 6 माह के लिए, कम से कम 6 माह के लिए, तो ये एक तय कर लेना चाहिए कि भाई ये चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी। ये लोग अपने सूबों में कुमते करें और वफाक में करें, और मईशत संभालने के लिए मिल बैठकर कुछ कोशिश करें। इवन मैं इसकी हक भी हूँ कि शौकत तरीन साहब का भी इनपुट मिलना चाहिए इनको। शौकत तरीन साहब जो पीटीआई के इकोनॉमिस्ट हैं ज़ाहिर है, और वजीर खजाना है, वो भी ऑफर करें इसहाक डार साहब को, और मिल के एक स्ट्रेटेजी बनाए स्टेबिलिटी के वाले से, और जो भी पॉलिसी अगली दे रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, कभी कम करते हैं, जो भी चीजें चल रही हैं, वो पता हो कि ये दोनों मेजर यानी जो पार्टीज हैं, यानी पीएमएलएन भी और या पीडीएम कह ले और पीटीआई, और वो दोनों का एक ही इसमें मौकिफ है, और उसके नतीजे में यानी हुकूमत इलेक्शन जो भी आए, ये पॉलिसी यही रहेगी। वो फिर स्टेबिलिटी का तासर बनेगा, कारोबारी लोगों को, बिजनेसमैन को हर जगह जाएगा कि अगर अगला इलेक्शन आ भी जाए, इलेक्शन में तहरीक इंसाफ भी जीत जाए, तो ये बेसिक जो इकोनॉमिक पॉलिसी है ये एक सी रहेगी। काश है जैसा हो सके, अभी इतना बड़ा काश क्वेश्चन मार्क है कि ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ना कौंसिल ऑफ एल्डर्स नहीं है। एल्डर बड़े ऐसे बच्चे नहीं है जो गैर मुतनाज़े हों और उनको बिठा के कहीं बात करें, यार ये मुल्क घर डूब रहा है, आप डिफॉल्ट होने के बिल्कुल एज पे खड़े हैं। और ये बात बड़े आराम से जिक्र पीटीआई भी करते हैं, मजे से बल्कि कर रहे होते हैं, जिस तरह उनको लगता है कि वो ज़ाहिर इसकी सारी जिम्मेदारी इस हुकूमत में डालते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ तो सभी डूबेंगे, ये नहीं कि पीटीआई उसमें बच जाएगी। तो अब इनको बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, कोई रास्ता निकालना चाहिए। मैंने एक प्रोग्राम में, टीवी प्रोग्राम में तजवीज पेश की थी कि बलदियाती इलेक्शन ही करा दें, पंजाब बलदियाती इलेक्शन हो, कुछ तो जो ग्रास रूट लेवल पे पॉलिटिकल एक्टिविटी भी हो, लोगों को भी एक है कि चलो कुछ वोट डालने का मौका मिले, सियासी कारकुन भी एक्टिव हो, और थोड़ी तरीके इंसाफ को तसल्ली हो कि चलो बलदियाती इलेक्शन तो हो गए, कुछ तो हुआ, जो ये खुद करा सकते हैं वो भी करा रहे। तो ये
कल पेचीदा है। मुल्क का अगर देखा जाए, सोचा जाए तो सूरत हाल जो ऐसी है कि इसमें कुछ अर्से के लिए कम से कम स्टेबिलिटी हो। अगले 6 महीने के लिए हर एक को पता हो कि स्टेबिलिटी है। इस दौरान अपना ये बयानिया नरेटिव चलाते रहे, जो मर्जी करते रहे और एक्टिविटीज भी जारी रखें, लेकिन कि बेसिक कोई 2-3-4 प्रिंसिपल तो ऐसे हो जिस पे सब लोग इत्तेफाक हो। अगर ऐसा हो तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा एक सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। आमिर साहब, अगर हम देखें, आपको याद होगा कि एक साल कभी ये आ जाता है कि चीनी का बहरान बढ़ जाता है। अब सूरत हाल ये है कि आटे का बहरान जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जो ज़रई ज़मीनें हैं वो कंक्रीट में ही बदलती जा रही हैं। ऐसे में अगर हम देखें मुस्तकिल तौर पर या मुस्तकबिल के लिए कोई हिकमत अमली हमें नजर नहीं आती। अब मामलात ये हैं कि सूबे जो हैं वो वफाक पे आटे की जिम्मेदारी इस बहरान की डाल रहे हैं और वो वफाक जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा के वो सूबों पे ये मामला डाल रहे हैं। इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? और अवाम की जो चीखें निकली है वो महंगी है। आपने बिल्कुल दुरुस्त और बड़ा ही अहम सवाल है, बड़ी अहम बात है, लेकिन ये एक मुतवक्के था पहले ही। हम जैसे लोग लिखते रहे इस पे बार बार कि गंदम के क्राइसिस आएगा आएगा। अभी भी आप देखें गंदम का क्राइसिस तो असल तो आगे आना है। अप्रैल में जब गंदम की, आपको पता है, जब उसकी कटाई होगी तब पता लगेगा इनके टारगेट्स कम रहे हैं, क्योंकि इस दफा खाद में कितना शदीद क्राइसिस होगा। आपको याद है, आप अपने प्रोग्रामों में भी बात करते रहे होंगे कि नवंबर में जाके अक्टूबर नवंबर में खाद के लिए लोगों को लंबी लंबी लाइनें लगी थी और बहुत खाद चार्ट हो गई थी। और दूसरा बड़ा मसला जो यहाँ पाकिस्तान लोगों को समझ नहीं आ रहा, खासकर फैसला साजों की, कि मकई का में मुनाफा ज्यादा हो गया है, मकई की फसल ज्यादा आसान और बेहतर हो गई है, मतलब प्रॉफिट के हिसाब से गंदम की निस्बत। तो लोग गंदम वाले जगहों पे जहां गंदम उगा करती थी वहां पे लोग गंदम की जगह मकई की तरफ जा रहे हैं, चले गए हैं, बल्कि पहले पिछले सालों में चले गए हैं, इस साल बहुत ज्यादा चले गए हैं। तो उसके नतीजे में गंदम की शॉर्टेज एक वजह ये भी बन रही है, जो आप कह रहे हैं ना कि ज़राई जमीनों पे लैंड सोसाइटियां बन रही हैं, वो अपनी जगह बात ठीक है, लेकिन ज्यादा बड़ा फैक्टर इसका है। थैंक यू सो मच। आपने बात कि लिखने वाले सर इसके बारे में लिखते रहे कि माशी सूरत हाल इस वक्त जो पाकिस्तान की है वो कैसी मजीद हो जाएगी, और अब लिखने वाले जो लिख रहे हैं वो मुस्तकबिल का ये लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की सूरत हाल डिफॉल्ट की तरफ जा रही है। इस पर भी सोचना पड़ेगा। हमने एक ब्रेक लेनी है, न्यूज ब्रेक है। आप खबरें सुन के वापस आए, हम प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड इट्स सेकंड आवर और सेकंड चांस। मैं आपको बता रही हूँ आज आपका सेकंड चांस है। अगर आप लोगों ने वेट लूज करना है या आप लोग बहुत कुछ कर चुके हैं, वो कीटो हो, लो कार्ब हो, प्रोटीन डाइट हो या XYZ कोई भी डाइट हो, पाकिस्तानी बल्कि मेरे ख्याल से पूरी दुनिया का, खवातीन का और आजकल मर्द हजरात का भी ये कौमी अलमिया है, ये मसला है कि वेट कैसे लूज करना है। सर जान निकल जाती है जब आप देख के कहते हैं मोटी हो गई हो या मोटे लग रहे हो, ओ माय गॉड। लेकिन आपके लिए आज एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी हम लेकर आए हैं जिसमें आपका वेट अगर 200 kg से भी ज्यादा है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। मैं आपको बता रही हूँ। ज्यादा बातें नहीं करते, फौरी आपकी मुलाकात कराते हैं। काशिफ ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, लेकिन इससे पहले की फोटोज भी हम आपको दिखाते हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के शो में। काशिफ कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जी मी टू जी। अच्छा जी, मैं कहती हूँ इनसे बात करने से पहले जरा आप विंडो में दिखा दें कि हम इनकी स्टोरी क्यों आपसे शेयर करना चाहते हैं। 210 किलो का आपका वजन हो, 64 इंच की आपकी कमर हो। देखिए सर, माइंड ना कीजिएगा, आजकल तो जो मोटे आमते उनकी कमर को तो कमरा ही कहते हैं, लेकिन आप जब इतने ज्यादा केजी के थे, इतना ओबीस थे, इतना वेट था, बहुत सारे मसाइल होंगे। मैं सिर्फ शुरू में वो ट्रिगर पॉइंट जानना चाहती हूँ जब यू केम टू रियलाइज कि बस अब मैंने वेट लूज करना है। हाँ, वो एक वाकया है, मेरी बेटी से रिलेटेड है। जरूर बताएं। तो हर नेम इज जन्नतुल मावा। ओके। तो वो उसके स्कूल में मैं गया था, तो उसके वो जो होता है उसका रिसेस टाइम है, उसमें मैं, क्योंकि उसकी पेरेंट मीटिंग मैंने अटेंड की, बाहर आया, वो सहेलियों के साथ बैठी हुई थी, तो मैं उसके सहेलियों को जितनी भी चीजें लेके दे सकता था द बेस्ट करके आया। अच्छा। तो जब मैं घर वापस आया रात को, अच्छा। तो उस वक्त उसका बड़ा मुंह बना हुआ था। तो वो फिर अपना, मैंने पूछा उसे, जन्नत व्हाट्स हैपेंड, तो व्हाई डू यू कम टू माय स्कूल? तो मैं कह रही, बेटा आई हैव टू बी अटेंड द पेरेंट्स मीटिंग डे, दैट्स व्हाई योर प्रिंसिपल वाज आस्किंग मी टू कम। तो कहती, डोंट कम टू माय स्कूल एनीमोर। अच्छा। माय फ्रेंड्स मेक मी लाफ, योर फादर सीम्स टू बी हिपो। तो 8-9 साल की थी वो उस टाइम पे, नाउ शी इज अपना 18। तो वो बेसिकली वो जो एक टाइम होता है ना, आपको बुरा भी लगता है और फिर आपको थोड़ा सा होता है। उससे पहले भी वालदा भी कहती रही, मरहुमा वाइफ भी कहते, सभी कहते थे 210 kg एट दैट टाइम। जब मैंने कम करना शुरू किया, आई वाज 45, आज मैं 55 का हूँ।
सो वो 45 की एज में जब 40 प्लस होते हैं और इतना आपका वेट हो, तो हर कोई आपके लिए जो आपका खैर ख्वाह है वो ऑब्वियसली आपसे वो कह रहा होता है कि जी कहते हैं आप डेंजर लेवल पे हैं, यू आर इन अ रेड जोन। सो वो एक चीज़ ऐसी थी जो कि मुझे बुरी भी लगी, लेकिन बाद में फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक बेटी है मेरी, एक ही है, और वो चाहती ही नहीं है किसी से मिलवाना, और वो देखना भी नहीं चाहती। 10 साल लगे फिर इस वेट को कम करने में? नहीं, मैंने जो वेट कम किया जी वो 1 साल 18 दिनों में मैंने 131 किलो कम किया, 210 से 79 पे लेकर आया। सुन ले, आप सब सुन ले जो हमें देख रहे हैं, क्योंकि आपको इतना टाइम, इतने लंबा आप नहीं कर सकते। व्हेन यू हैव अ टारगेट तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए होता है कि आप उसके बाद फिर आप, ये इंसानी नेचर है कि वो ज़रूरत से ज्यादा अगर आप लंबा करते हो जब आप तो वो फिर आप अकना शुरू हो जाते हैं उसमें। अच्छा थक जाते हैं, थक जाता है, ऑब्वियसली थक जाता है। ठीक है, मेंटेन करना इज समथिंग एल्स कि मैं पिछले 8-9 साल से मेंटेन भी कर रहा हूँ, मैंने अपने टारगेट्स, अपने गोल जो हैं वो चेंज कर लिए हैं, आगे पीछे होता है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मिस्टर 60 का टाइटल जीतूं मैं, तो मैं अपने टारगेट में एक हाथ से चिनअप्स लगाऊं। अच्छा। 2.5 किलोमीटर जो माल्टोन का पार्क है वो मैं 10 मिनट्स में करूं। मेरा बेस्ट टाइम वैसे 12 मिनट 35 सेकेंड है। सो फिर आप मेंटेन करने के लिए गोल्स को जो है ना वो आप टारगेट कर। अच्छा गाइस, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जो लोग हमें देख रहे हैं ना वो इस बारे में बहुत क्यूरियस है कि चलिए आप शुरू से शुरू करें और ये बताएं कि वेट लूज करने में आपकी रूटीन क्या? मैं आपको पहले आपको बताता हूँ वेट बढ़ता कैसे है। अच्छा, ये तो पहले कि ताकि आपको समझ में आए कि बेसिकली कर रहे हैं हर किस्म की जंक फूड और कोई भी चीज जिसको हैबिट, जिसने हैबिट है, सिगरेट की हैबिट होती है, वो इस हद तक चले जाती है कि आप 2 से 3 डब्बियों पे आ जाते हैं। इसी तरह ही आपने जब ईटिंग हैबिट अपनी खराब करना शुरू करते हो ना, और आपको ये गुमान हो, गलतफहमी हो कि जी मैं इसको कवर अप कर लूंगा, बड़ा मुश्किल होता है। तो वो बेसिकली आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को जब खराब करते हो ना, उसकी खाने का जो एक उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, इन चीजों को जब आप, और फिर उसकी टाइमिंग, तो जब उसको आप डिस्टर्ब करते हो फिर आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो भी आपको बंदा फिट नजर आ रहा है, कोई भी वजह, उसकी कोई ना कोई वो अपने आप को उसमें हर्डल में रखा हुआ उसने, एक उस अपने आप का एक टाइमिंग रखी हुई है, एक क्वांटिटी रखी हुई है, और एक उसका क्वालिटी रखी हुई है। क्वालिटी मींस कि जो घर का पका उससे बेहतर तो कोई क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। मैं शादी के बाद थोड़ा सा मेरे में गलतफहमी थी, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन रह चुका हुआ था, वो बेस्ट स्विमर इन द, आई एम हेलियन जी, और हेले का मैं बेस्ट स्विमर ऑफ द ईयर रह चुका हूँ, मिस्टर हेलियन रह चुका हूँ, बड़ा मैचोमैन टाइप किस्म का आदमी होता था। तो ये गलतफहमी भी होती है उन लोगों के लिए जो स्पोर्ट्समैन और बड़े स्मार्ट रह चुके हों, और वो ये सोचेंगे जी थोड़ा सा कर लेंगे, ये नहीं होता। ये एक एडिक्शन है। जिस तरह एक सिगरेट से बंदा स्टार्ट होता है, 2-2, 3-3 डब्बियों पे जाता है, ये इंसानी नेचर है। हाँ। इस तरह ही आप एक रोटी से, जब आपकी एक भैया के भी एक रोटी आपने खानी है, जब उसको 1.25 पे लेकर आते हैं तो फिर आप 4-5-6 पे जाएंगे। कितनी देर में हुए थे आप? और 20 आप ये समझ लें कि तकरीबन 15 ईयर्स लगे मुझे उसको वेट बढ़ने में। अच्छा, शादी के बाद यानी हमेशा ये होता है, बाद लोग कहते हैं कि जी आपकी जेनेटिक, हाँ, आपकी ऐसी कोई है, तो आपकी कोई जेनेटिक टेंडेंसी थी खानदान में पहले से मौजूद, कुछ लोग और ज्यादा हो जिनकी तरह से आप मतलब वो हो गया? तकरीबन सभी की होती है, नानकों में, दांतों में, कोई ना कोई जो है ना होता जरूर है। ये नहीं है कि कोई नहीं होता, लेकिन जिसने कंट्रोल करना है वो कर लेता है। हाँ। जो ओबीज, अगर वो ये समझते हैं कि आपकी टेंडेंसी है, तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज और रेगुलर आपने खाने का जो है ना अपना वो रूटीन रखना है। लेकिन तकरीबन मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर शहर में रहता हूँ, किसी भी घर में कोई एक आधा मोटा बंदा ना हो, हर फैमिली में एक आधा जरूर होता है। सो इन चीज़ों को, ये जो चीज़ें ना जी आपके वो जेनेटिक है, ये सब अभी बहाने हैं जी। जिसने मोटा होना है उसने किसी की नहीं सुननी और खाना शुरू कर देना है, और जिसने कंट्रोल करना है उसने कंट्रोल करना है। ये सारा माइंडसेट है। आप 20 हो गए, अब ये आपने बताना है ताकि लोग अगर, हाँ, पहले हरमीत का सवाल है। हरमीत हमारे साथ काशिफ साहब बड़े मजे की गुफ्तगू कर रहे हैं, और वैसे भी तस्वीर देख के भी बड़ी वो जाहिर बात है कि हमें और लगता है कि भी हमें अभी बहुत ज्यादा काम करना है। काशिफ साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि अब आप जाहिर बात है एक सफर का आगाज हुआ, और आपको देख के जो तस्वीर हम देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, बड़े माशाल्लाह बड़े स्मार्ट एंड हैंडसम लग रहे हैं आप। लेकिन अब जो रूटीन आपने रखी है उसमें कितना फर्क है? पहले कितना टाइम आप देते थे वॉक के लिए, और अब आप कितना टाइम देते हो? दूसरी बात, जो जाहिर बात है जब आप वेट बड़ा होता है तो आपका खाने का, पीने का, फिर जंक
फूड, बर्गर शर्गर खाने का बड़ा दिल करता है, तो क्या अब इन चीजों की तरफ देख के मुंह में पानी आता है? हाँ, क्या सवाल है भाजी, वेरी गुड। बात हमने बिल्कुल की है। वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अब जो कंट्रोल और मेंटेन करने वाली आपने एक पॉलिसी ली हुई है ना, उसमें कैसे कंट्रोल होता है? मतलब आप जंक फूड देखें, हाउ इज इट पॉसिबल कि आपका खाने का दिल ना करे? ये हैबिचुअल हो गया। मैं बताता हूँ, जब मैंने इसको कम करना शुरू किया ना जी, मैं वहां से आपको स्टार्ट करता हूँ, तो मैंने 95% जो है वो डाइट प्लान, क्योंकि 210 kg का बंदा ना वॉक इतनी तेज कर सकता है ना कुछ कर सकता है। मुश्किल हो जाता है। मैं क्योंकि स्विमर रह चुका हूँ, ये मेरे पास प्लस पॉइंट था कि मैंने स्विमिंग से स्टार्ट लिया। अच्छा। आप ये समझे 5 से 10% आपकी एक्सरसाइज होती है जो आपको फिटनेस लेवल पे करती है। मैंने पहले एटकिन डाइट से, जो कि प्रोटीन बेस्ड डाइट है, वो स्टार्ट किया, लेकिन वो मुझे सूट नहीं की। फिर मैं सूप डाइट पे आ गया, जिसको हम लिक्विड डाइट कहते हैं, हर चीज को लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि मेरा टारगेट बहुत लंबा था ना, इसलिए मुझे कोई ऐसी डाइट चाहिए थी जिसको सुनने वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अब आप बात कर रहे हैं कि आप आए सूप डाइट पे, हर लिक्विड, हर चीज को उसको पहले 4 महीनों में मैंने उसको स्टेन करके क्लियर सूप में लिया। इसका एक फायदा ये होता है, जिसको दालें अपनी पसंद है वो दालों का सूप पिए जी, उसी पसंद की दालों का, ठीक है। जिसको जो गोश्त पसंद है उसी का सूप पिए, यखनी बना के, यानी कि उसको उर्दू में लिक्विड डाइट पे, जो उसको सब्जियां पसंद है उसकी सब्जियों और चिकन के मिक्स करके आप वो सूप बना लें। एक तो ये प्लस पॉइंट है कि ये प्रोलॉन्ग हो सकता है और आप अपनी पसंद की चीजों का ही सूप पी रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि मेरा टारगेट ज्यादा था, तो पहले 40 kg जो है मैंने क्लियर सूप करके मैंने निकाला। 2 से 2.5-3 महीने लगे मुझे, और बड़ा रैपिडली गिरता है उसमें कार्ब्स मैंने 0 कर दिए, ठीक है जी। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं उसका फाइबर भी खाना शुरू हो गया। अब आ गई उनके सवाल की बात कि अब मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? हर चीज खाएं जी, लेकिन वो एक आपका जायका है ना जी, एक आपको यहाँ पे ये माइंड सेट है। इस माइंड सेट को मैंने नाम दिया हुआ राक्षस का, जो यहाँ बैठा हुआ है। ये आपको हमेशा जो है ना वो वर्गलाता के है आपको। आप 8 घंटे की नींद उठ के सोते हैं, और अगर आपने ये ज़हन रखा हुआ कि मैंने एक्सरसाइज करने जाना है, तो बकायदा आपको थकावट महसूस कराता है। यानी 8 घंटे सोगे भी तुसी थकावट महसूस हो रही है, या कोई भी पेन आपको हो रही है, ये सब माइंड सेट है, कोई ऐसा नहीं हो रहा होता। उस चीज को आपने एक उसके माइंड सेट को पूरा करने के लिए, जो कि आपको पंच कर रहा होता है कि आपके सामने मिठाई पड़ी हुई है, आप थोड़ा सा उसको यानी कि वो उसको इस्तेमाल फॉर्मेलिटी पूरी करें, तो वो टेस्ट यहाँ तक है, टंग तक। उसके बाद फिर वो अक्सर कहते होते हैं कि जी वो एक कोई टेस्ट नहीं है। अच्छा काश साहब, मैं आपकी बात को इंटरप्ट करती हूँ। हम जो कौम है ना, वो हम अगर लाहौरी की खास तौर पे बात करें, हम पेट भरते हैं, हम खाते नहीं हैं। मतलब जब तक हम यहाँ तक फुल नहीं हो जाते ना, हमने वो खाना, वो बिरयानी हो, वो निहारी हो, वो पाए हो, हम नहीं छोड़ते उसको। अब आप मुझे ये बताएं कि जब आपने सूप डाइट से शुरू किया तो 40 kg शेड हो गया। अब 40 kg के बाद आप रोटी बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। मैं नहीं छोड़ सकती, अगर मैं अपनी बात करूँ, कोई भी डाइट कर रहा है तो हम जब डाइट करते हैं तो सबसे पहले आपको डाइटिशियन ये कहती है रोटी चावल छोड़ दो, जबकि रोटी चावल रेस्ट ऑफ द लाइफ नहीं छोड़ी जा सकती। तो फिर आपने इसको मैनेज कैसे किया 40 kg के बाद? मैं आपको बताता हूँ, मैं 2 चीजें होती हैं। हमारे डाइटिशियन अक्सर जो है वो आपको जो है ना कम खाने को कहते हैं। अच्छा, ये सूप डाइट में जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि आप इसको जितना मर्जी पी लो। 2 चीजें होती है ना जी, एक आपने क्वांटिटी और एक क्वालिटी। क्वालिटी ये है कि मैंने सूप की शक्ल में पी लिया, क्वांटिटी ये है कि मैंने उसकी जो प्याले भर भर के पिए, मैंने पेट को भरा रखा है। 2 जंगें एक टाइम पे नहीं मैंने खेली। एक जंग होती है कि खाने की क्वांटिटी, ठीक है जी, और एक होती है उसकी क्वालिटी। क्वालिटी को मैंने मेंटेन रखा जी, और जो क्वांटिटी है उसको मैंने पूरा रखा। तो आपका जब मैदा भरा रहता है ना, तो वो जरूरी नहीं कि रोटी से भरा रहे, वो सूप से भरा रहे। इसमें फिर मेरी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है कि जी वो सूप इतने जबरदस्त बनाती थी कि जिसमें कि मुझे कोई भी कभी महसूस ही नहीं हो सका कि मेरे पास रोटी नहीं है, चावल नहीं है। यस, इट इज, बिल्कुल जाता है कि उसने इतने जबरदस्त सूप, और उसको रिपीट नहीं किया कभी। अच्छा, अगर उसने मुझे यानी दोपहर को वो दिए अपना क्या कहते हैं चिकन सूप, तो वो रात को उसने कोई स्पाइसेस का यानी दालों का सूप दे दिए। सुबह उसने मुझे बीन सूप, जिसको हम वो चने और ये वो लोबिया वगैरह उसका दे दिया, ग्रीन ऑनियंस और ये वो, मतलब टेस्टफुल डाइट किया फुल। बेटे मैंने एंजॉय किया है जी, यहाँ तक कि जब मुझे पावों का कभी दिल करता था तो वो पावों का सूप सारी रात बनाना उसने, और उसके ऊपर जो लेयर आती थी ना, उसकी अपनी एक जेलेटिन जिसे हम कहते हैं, जो उसकी अपनी लेयर होती है, उस लेयर को उसने फ्रीजर में रख के उसको उतारना, और उसके बाद फिर मुझे वो देना चम्मच के साथ, और मैं पूरा प्याला पिया करता था। ये तो टेस्ट, अच्छा, ये बहुत कमाल बात है। खाबों के शौकीन लाहौरियों के मुंह में तो पानी आ गया होना अब तक के यार। निहारी किस तरह मैंने खाई है जी,
अच्छा, मैंने तो कोई चीज छोड़ी ही नहीं। ये तो आम बंदा जो कि भी स्मार्ट है, फ्रेश है, वो चाहता है कि वो इस तरह की डाइट करे जी, बिल्कुल करे। अच्छा, फिर 40 kg से आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैंने फाइबर जब खाना शुरू किया ना, उसके साथ जो फाइबर में क्या क्या लिया? फाइबर में तो उसकी सारा जो उसकी जो बचत होती है, पहले तो स्टेन किया ना, उसको छान लिया, तो हमने क्लियर सूप पिया। क्लियर सूप के बाद फिर जो अगर आप मतलब बीन सूप कर रहे हैं, तो बीन सूप में होता था वाइट सफेद चने, काले चने, लाल लोबिया, सफेद लोबिया, ग्रीन ओनियन, तो उसका वो जो फाइबर उसको वही कहते हैं जो उसका बचा होता है। अच्छा, ये जो है बीन्स वगैरह या चने वगैरह जो है, ये भी आप खाते नहीं थे, सिर्फ सूप की सूरत में पीते? पहले तो क्लियर सूप में पीता था जी, फिर उसके बाद खाना भी शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब आपका मतलब सारी ताकत उसमें सूप में ही होती थी। मतलब ये है कि वजन कम करने के लिए चने तक भी ममनू है, मतलब शुरू में नहीं, मेरा टारगेट बहुत लंबा था। टारगेट बहुत लंबा। देखिए, जिसने 10 kg कम करना है, जिसने 20 kg करना है, वो फाइबर के साथ। अच्छा, मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, 2-2.5 माह में आपने ये सूप से अपना 40 किलो गिराया, राइट? 2-2.5 माह में जो सूप उन्होंने पिया है, व्यूअर्स मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कि वो सूप में सब्जियां ऊपर नहीं थी, चने ऊपर नहीं थे, वो क्लियर सूप था, उसमें सिर्फ उसका टेस्ट था, और वो टेस्ट आपको सिर्फ भरना था, फील करना था। फिर आप देखें ना, जो दाल का सूप है, तो उसमें दाल मसाला भी पड़ा हुआ है, तो वो इतना मजेदार होता था। फिर मैं क्वांटिटी भी पूरी अपनी यानी कि पेट भर के पी रहा हूँ मैं। जब मैं पी रहा हूँ और पेट भरा हुआ है, तो फिर आपको वो जो होते हैं ना, वो आपको जिसको कहते हैं कि कोई थोड़ी सी आपको लालच सी आती है, वो लालच नहीं आती। अच्छा, 40 kg के बाद जब आपने सूप पीना शुरू किया, तो फिर उसमें सब्जियां भी थी, सब उसका फाइबर जो भी है, बीफ भी था। अच्छा जी, उससे फिर कितना kg गिरा? उससे फिर रेस्ट ऑफ द 130 मैंने लेकर आना था 75 kg तक, लेकिन जब मैं 79 पे आया ना जी, तो उस वक्त फिर मेरी लुक बड़ी, वो चूची लुक नहीं होती, वो हो गई हुई थी। तो डॉक्टरों ने कहा बस उन बड़ी बेगम ने कहा होगा, नहीं डॉक्टर ने नहीं कहा, तो सारे कहना शुरू कर रहे थे। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज आपको बता दूं, जब आपका वजन कम होना शुरू हो रहा होता है ना, तो लोगों की आपकी जो शक्ल है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। हम ठीक है ना, जो आप नजर आ रहे हैं उसमें चेहरा बहुत फर्क। अच्छा, अक्सर लोग आपको ना डिस्करेज करते हैं, कोई तनकी हो गया, कोई बीमारी तो नहीं हो गई, कोई तूने नशा तो नहीं स्टार्ट कर दिया, इस तरह के आपको कमेंट सुनने पड़ेंगे। सर, ये वो लोग भी है जो आपको ये भी कहते होंगे कितना मोटा हो गया है, ये वो लोग भी है, ये आपको किसी ने भी नहीं, ये नहीं जीने देते। तो इन चीजों का आपने ख्याल नहीं करना, ये चीजें आपके साथ होंगी, और फिर एट द एंड ये चेहरा आ जाता है जी उस चेहरे के बाद। ठीक है, तो एनीवे वो बंदा अपने ओरिजिनल चेहरे पे आ जाता है, ओरिजिनल फेस फिगर्स पे आ जाता है। अच्छा, सूप के बाद कोई डाइट आपने जो ली हो? सूप के बाद वही सूप है, उसको लिक्विड डाइट को नहीं, रोटी चावल पे कब शिफ्ट हुए? वो जब मैंने बिल्कुल अपना जो कम कर लिया ना जी, उसके बाद फिर मैं क्या करता था, सिंपल अपना वो जो सूप है उसके अंदर थोड़ी सी रोटी मैंने डाल देनी, या थोड़ी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, आपने कार्ब्स जो है ना वो ज़हन में रखिएगा, कार्ब्स आपको हर चीज में है, आपके चनों में भी हैं, आपकी दालों में भी हैं, आपके गोश्त में नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ये ज़हन में रखिएगा। अच्छा, जितने कार्ब्स आपको पूरे हम सारा दिन करते क्या हैं, एसी में बैठे रहते हैं, गाड़ी है, कोई फिजिकल वर्क ही नहीं है। आपको कोई भी जो फिट आदमी है या जो भी आदमी है, नॉर्मल आदमी, उसको 1 घंटे का थ्रोटल चाहिए, क्योंकि आप डिजाइन ही इसलिए हुए हैं कि आपके हाथ और पाँव जो है, पाँव से चलने के लिए, हाथों से काम करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अच्छा, ये बताइए कि एक्सरसाइज कितनी ज्यादा आपने की है, मतलब इसके साथ साथ? इसी तरह ही मैं, जिस तरह मैं वो था ना जी अपना, क्या मैंने 90-95% डाइट प्लान, और मैंने स्विमिंग से स्टार्ट किया, जिसको मैं 5 to 10% करता हूँ। इसी तरह जिस तरह वजन कम होता गया, तो मैंने अपनी जो डाइट प्लान है उसको 80 पे ले आया, और 20 पे एक्सरसाइज ले आया। जिस तरह मेरा वजन का आज की तारीख में मैं 50% डाइट और 50% एक्सरसाइज। अच्छा, पहले अगर आप पैरेलल लेकर चले हैं दोनों चीज़ों को, आपने कहा साथ साथ दोनों किए, वर्कआउट भी किया है, एक्सरसाइज भी की है, और डाइट भी की है, लेकिन जब देखिए आपका वेट 210 kg हो ना, तो वो एक पॉइंट पर स्टक होता है, उसे वहाँ से हिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर पहला कहते हैं कि पहला कुछ kg जो होता है वो आपका वाटर वेट होता है जो कि गिरता है, तो उस वक्त आपका 10% एक्सरसाइज करना ठीक था, बाकी सब अपने फूड से ही किया। भाई, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती थी। 210 kg में मैं ना दौड़ने का आ सकता हूँ। वो तो मेरे साथ एक प्लस पॉइंट था, उसने कहा था कि एक दिन मैं वॉक किया करता था जी, और जितनी मुझसे हो सकती थी, ठीक है। और इसी तरह ही है कि एक दिन जो है मैं स्विमिंग बड़ी टका के किया करता था। तो आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वजन कम होता जाता है, आपकी बॉडी खुद ही डिमांड करना शुरू कर देती है कि आप वॉक से आप ब्रिस्ट वॉक पे आते हो, ब्रिस्ट वॉक से आप हल्की जॉगिंग पे आते हो, हल्की जॉगिंग से फिर आप रनिंग पे आते हो, फिर आप स्प्रिंट वर्क पे आते हो।
सेम इसी तरह ही है कि जब आपका वजन कम होना शुरू होता है आपकी बॉडी खुद ब खुद डिमांड करती है। ठीक है, खालिद साहब हरमीत हमारे साथ ही मौजूद है। जी हरमीत। अच्छा कासिफ साहब, जिस तरह आप अपनी चीजों के हवाले से बता रहे हैं, जाहिर बात है कि आपने नेचुरली सारी चीजों को काम किया है, फोकस इस चीज पे किया है। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास मुख्तलिफ ऑपरेशन के जरिए कोशिश करते हैं, लेकिन एक और चीज जो हमारी आदत है उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि हम उमूमन रात का खाना जो है वो पेट भर के भी खा के सोते हैं, ये आदत कितनी नुकसानदेह हम सबके लिए और इसको कैसे बदलना हमें चाहिए? भी सही कह रहे हो, जो वजन बढ़ने का जो वजह है वो भी अपना आपकी डाइट का वो जो डाइट प्लान है और आपका जो कम करना है वो भी डाइट प्लान ही है। आपने उसमें थोड़ा सा चेंजिंग, अब मैं क्या करता हूँ कि पहले जिस तरह हम एक पूरी चावल की प्लेट है और चावल की प्लेट पे इतना सा सालन खाते हैं, यानी इतना सा सालन होता है और 2 रोटियां उसके साथ खाते हैं, मैंने इसको उलट कर दिया हुआ। मैं आज की तारीख में सालन इतना लेता हूँ क्योंकि सालन में 12 चीजें हैं। हम लोग जो है और जो रोटी है उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, उसमें लहसुन अदरक प्याज ये वो सब कुछ है, ज्यादा उसमें बस एक तेल और घी का इस्तेमाल मैं बहुत ही कम करता हूँ, बल्कि ना होने के बराबर करता हूँ। आपने अच्छा घी को इतनी जरूरी चीज नहीं है ना, ये कोई इतनी कोई वो आपको कोई करती है। आपका सालन का पोर्शन ज्यादा करें और रोटी चावल उलट कर दें कि इतना से चावल हो। जिस तरह आपने कभी स्टेक कभी खाई हो, अमेरिकन स्टेक या कोई जो गोरों का स्टाइल है, वो पूरी स्टेक होती है, उसके साथ इतने से चावल होते हैं या बन होता है या एक ब्रेड का वो टुकड़ा होता है, बाकी उनका वो क्या कहते हैं सलाद होता है और ये चीजें होती हैं। सेम यही चीज आपने अपने घर में भी अप्लाई करनी है कि अगर दाल पकी हुई तो दाल ज्यादा खाओ आप, और उसमें रोटी का जो पोर्शन है उसको आधे से भी कम कर दो। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। और मतलब इसको हम अगर पोर्शन डाइट करें तो बिल्कुल ठीक होगा, पोर्शन कंप्लीट करें। बहुत डाइट्स हैं आजकल मार्केट में, अब मेरे ख्याल से आप जो हमें देख रहे हैं आप लोगों ने हर चीज ट्राई की होगी, जो घर में मौजूद है ना उसको पोर्शनली कंट्रोल करें, शायद आपका वेट लूज आसान हो जाए। थैंक यू सो मच, आपकी स्टोरी से मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों है आपकी और उम्मीद है देखने वालों ने बड़ा पसंद किया होगा, इससे सबक भी हासिल किया होगा, डाइट कैसे करनी है भी आप होगा। आपका एक बार फिर से शुक्रिया। हम अपनी क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट मैचेस का सिलसिला तो ख़त्म हुआ और दोनों टेस्ट मैच ड्रॉ की सूरत में ख़त्म हुए। बड़े ही सेंसेशनल आखिरी जो मैच था, टेस्ट मैच था, वो रहा और आखिर में ये हाल था कि कोई भी जीत सकता था, ऐसी सूरत हाल थी। लेकिन बहरहाल आज से हम वनडे सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसमें क्या स्ट्रेटजीज होंगी, किस तरह से टीमें सेलेक्ट की गई हैं, इन टीमों की सिलेक्शन के बारे में कुछ डाउट्स भी हैं पाकिस्तान की जहाँ तक टीम का मामला है, इस हवाले से बात करेंगे। हाफिज़ इमरान साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ इमरान। वालेकुम अस्सलाम रऊफ साहब, सुबह बखैर। बिल्कुल सुबह बखैर। आप बताओ कि ये जो टीम सिलेक्शन है वनडे के हवाले से, हारिस फेल को वापस लाया गया है, इस हवाले से क्या कहेंगे? मतलब टीम सिलेक्शन ठीक हुई है? पाकिस्तान की जो वनडे हैं पिछले 5 मैचेस की जो रही है कारकर्दगी वो तो बड़ी अच्छी रही है। पाकिस्तान ने पिछले सारे वनडे जीते हुए हैं, लेकिन अब न्यूजीलैंड के खिलाफ ये मरहला जो है इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए होम ग्राउंड पर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा खेला था, फिर पाकिस्तान की जो मजमूई तौर पर वनडे की या वाइट बॉल की परफॉर्मेंसेज है ना, उसमें पाकिस्तान के पास जो विकेट टेकिंग ऑप्शंस है ना बॉलिंग में वो बेहतर हैं। और फिर उसी क्रिकेट पे पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर अच्छा है। पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर, टॉप ऑर्डर जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है। मामूल हक को ले लें, जो आपने पिछले मैचेस की बात की, फख्र को ले लें, फिर शादाब रन कर देते थे दरमियान में आके, रिजवान भी रन करते रहे हैं। तो ये एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के वाइट बॉल क्रिकेट में था। अब हारिस का इसलिए पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज भी अच्छी रही, निस्बतन बेहतर कंडीशंस में पाकिस्तान क्रिकेट खेला या निस्बतन कमजोर टीमों के खिलाफ खेला, तो उसका पाकिस्तान को फायदा हुआ, नताइज पाकिस्तान के हक में भी है। ये भी चीज अपनी जगह पर है, लेकिन उसमें पाकिस्तान के पास ऑप्शंस भी ज्यादा बेहतर दिखाई देते हैं जब हम वाइट बॉल क्रिकेट होते हैं। जहाँ तक हारिस का ताल्लुक है, देखें
वो इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि उनका कमबैक हुआ है टीम में, तो उनको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएंगी। अगर वो प्लेन में आते हैं तो कराची जैसा कि टेस्ट मैचेस में आपने देखा कि बड़े बैटिंग फ्रेंडली, बल्कि बिल्कुल बल्लेबाजों की जन्नत की विकेट जहाँ पर टेस्ट मैचेस खेले गए हैं। तो इसी किस्म की पिचेस बिल्कुल करीबन इसी किस्म की पिचेस जो है वो वनडे क्रिकेट में भी बनेंगी, तो रन करने के मौके उनके पास मौजूद होंगे। मिडिल ऑर्डर में अगर हम देखते हैं तो उनकी कारकर्दगी इतनी बुरी नहीं रही है। उनके ड्रॉप होने की वजह कुछ और रही है, लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरह से उनका अपना रवैया पाकिस्तान टीम की तरफ रहा, वो को इतना ज्यादा हौसला अफजा नहीं है कि आप पुल आउट कर दें अपने नाम को, आप कभी बाहर बैठ जाएं या आप अपनी उतना ज्यादा तवज्जो ना दे सकें। वो एक मायूस कुन पहलू जरूर है, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक उनकी बैटिंग का है, चंद एक आध चीज को छोड़ के वो एक अच्छे बैट्समैन माने जाते हैं। मिडिल ऑर्डर में रन करने की उनकी सलाहियत है, उनको रन करने का तरीका आता है, बाएं हाथ से खेलते हैं, टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन को देखते हुए, तो वो मौसर साबित हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। और उनकी आने से वो कि उनकी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस तो बहुत शानदार नहीं है, ऐसी नहीं है कि वो स्टैंड आउट करते हों, बिल्कुल नुमाया नजर आते हों और उनको टीम में शामिल कर लिया गया हो। उनको उनकी रिप्यूट के ऊपर और उनकी बाएं हाथ के जो खेलने का अंदाज है उसको देखते हुए मेरा ख्याल है सिलेक्शन कमेटी ने उनको फौकियत दी है और टीम में शामिल किया है। जी हरमीत। अच्छा इमरान, जिस तरह आपने बाजिक्र किया, हमने उमूमन देखा है मिडिल ऑर्डर पे हमेशा आपने गुफ्तगू की है, हमने भी ये मामला जो है मुद्दा उठाया। आपने अभी जिक्र किया कि किस तरह अब आप समझते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी कौन कौन से उनकी क्या क्या कमजोरियां, कि अगर उस पर फोकस किया जाए तो कम से कम ये मिडिल ऑर्डर जो है हमारा ज्यादा मजबूत हो सकता है और उसी बिना पर कहीं ना कहीं जो है इस सीरीज को हम अपने नाम कर सकते हैं। देखिए, हमारे साथ मसला ये है कि जो मिडिल ऑर्डर हैं हम उनको खिलाना नहीं चाहते हैं। अब जैसे हारिस की टीम में शमूलियत हुई है, उमर अकमल भी उन्हीं खिलाड़ियों में शामिल है कि जो मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के लिए अच्छा खेल सकते हैं। हम जिन लोगों को खिलाते रहे हैं उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, और जो परफॉर्म कर चुके हैं ये कर सकते हैं, उन्हें हम खिलाना नहीं चाहते थे। जैसा कि हारिस सुहेल वापस आए हैं, तो टीम की सिलेक्शन गुज़िश्ता 1.5-2 साल से जिस तरह से होती रही है, एक मखसूस खिलाड़ियों का ग्रोह इकट्ठा किया गया और उसके गिर्द घूमे गए, उससे बाहर जाने की कोशिश नहीं की गई। ये जाना चाहते ही नहीं थे जो लोग सिलेक्शन कर रहे थे, उसमें टीम मैनेजमेंट भी शामिल है, उसमें कप्तान भी शामिल है, उस वक्त की सिलेक्शन कमेटी भी शामिल है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके पास ये वाले प्लेयर्स जो आपके पास पहले से आजमाए हुए थे या पहले से खेले हुए हैं, उन नए नहीं है, लेकिन आप उनके वापस जा सकते थे। दूसरा मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो ज्यादा बैटिंग ऑप्शंस नजर आ रहे हैं ना, आप देखें कि वो टॉप ऑर्डर में नजर आ रहे हैं। मतलब उसकी हालत ये है कि ईशान मसूद जैसे एस्टैब्लिश ओपनर को भी अपनी जगह छोड़कर नीचे खेलने की जरूरत पेश आती है, भले वो T20 क्रिकेट हो या फिर वो टेस्ट क्रिकेट हो। ऊपर आपके पास खिलाड़ी ज्यादा मौजूद है। इवन फखर जमान को भी अपना वनडे क्रिकेट में, इवन T20 क्रिकेट में भी अपना नंबर छोड़ के नीचे खेलना पड़ा। तो ये कुछ इस किस्म की सूरत हाल पाकिस्तान की टीम में और पाकिस्तान के क्रिकेट में हुई है कि जो नंबर स्पेसिफिक प्लेयर्स हैं उनके ऊपर कुछ काम किया नहीं गया कि हमने किस तरह से अपनी टीम का कॉम्बिनेशन ज्यादा बेहतर बनाना है। ये बात मानने में नहीं आती है कि नंबर अहमियत नहीं रखते हैं। अगर ऐसा हो कि आपका बैटिंग ऑर्डर अहमियत ना रखता हो तो वो दुनिया में हर जगह आपको नजर आए। दुनिया में जो टॉप प्लेयर्स हैं वो अपने बैटिंग ऑर्डर, बैटिंग नंबर पर बैटिंग की हैसियत से और उनकी काबिलियत से पहचाने जाते हैं। आप माजी में देख लें, जैक गैलिस, रिकी पॉन्टिंग, ब्रायन लारा, महिला जयवर्धने, संगाकारा, सईद अनवर, जावेद मियादाद, सलीम मलिक, आप देख लें मौको, तो ये सारे खिलाड़ी हैं, ये अपने बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से परफॉर्म करते थे और पहचाने जाते थे। हमने बदकिस्मती से ये जो कामयाब तरीका है उसको छोड़ के अपनी चीजों के साथ छेड़खानी करने की शुरू किया, तो टीम का कॉम्बिनेशन ही खराब है। आपको पता ही नहीं चलता है कि किसने प्लेइंग 11 में होना है, और अगर कोई प्लेइंग 11 में है तो उसने किस जगह पर खेलना है। तो मसाइल इनको एडजस्ट करने की जरूरत है। जी हाफिज इमरान, ये बताओ कि ओपनिंग पेयर आज कौन होगा? मतलब क्या फखर जमान से ओपन करवाया जाए तो बेहतर होगा, या शान मसूद, नायब कप्तान भी उनको बनाया गया है और शादाब नहीं है मेरे ख्याल में टीम में, जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको एक ऑलराउंडर का एज जो मिलता था वो भी नहीं होगा? हाँ, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक शादाब का है,
वो पाकिस्तान की व्हाइट बॉल की टीम में T20 और वनडे में एक बड़ा अहम किरदार है और उनकी मौजूदगी से 3 तरह के पाकिस्तान को फायदे होते हैं। एक तो 10 ओवर अगर वो वनडे खेलते हैं, 4 ओवर अगर T20 खेल रहे हैं, तो फिर बैटिंग में भी मिडिल ऑर्डर में आके वो जिस तरह से गुज़िश्ता साल 1.5 साल से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को एक इजाफी कुव्वत मिलती है टीम को। फिर वो फील्डर बहुत अच्छे हैं, अब वो नहीं है। उनका नुकसान पाकिस्तान को होगा क्योंकि एक एस्टैब्लिश क्रिकेटर की अदम मौजूदगी में उसका फौरी तौर पे तो खिलाफ पुर करना मुमकिन नहीं होता है। जहाँ तक ताल्लुक शान मसूद का है, बड़ा हैरान था कल, हैरानकुन चीज थी कल जब बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कप्तान है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जब उनसे शान मसूद के हवाले से सवाल किया तो उनका जवाब को इतना ज्यादा मुनासिब नहीं था कि अगर आप अपने वाइस कैप्टन के हवाले से भी आपको ये यकीन ना हो कि वो आपकी प्लेइंग 11 पे आता है या नहीं आता है, तो ये बड़ी सोचनाक चीज है कि कप्तान को अपने ही वाइस कैप्टन के बारे में ये रसूख से वो बात ना कर सके वो प्लेइंग 11 में आ पाता है या उसकी कॉम्बिनेशन का हिस्सा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये चीजें ये इस चीज का इजहार भी करती हैं कि शायद बाबर आजम उस फैसले से खुश नहीं है, शायद वो जो बातें होती हैं कि शान मसूद को वो उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, उस बात को तकवीत देती हैं। और इसके साथ साथ जो उनकी अपनी कारकर्दगी कप्तान की हैसियत से जिस पर सवालात उठाए जा रहे हैं और जो आवाजें बुलंद हो रही हैं, उस पर भी सवालिया निशान जरूर आता है कि एक कैप्टन को बहरहाल पब्लिकली या अवाम में या जब वो मीडिया के साथ बातचीत कर रहे हैं, ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, तो अपने वाइस कैप्टन के हवाले से इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जहां तक इसके साथ साथ ताल्लुक उनकी कप्तानी के सवालात का है, हाँ ये कहा जा सकता है कि बसा औकात आपको कुछ ज्यादा मीडिया आपके ऊपर अग्रेसिव जारहाना अंदाज में आता है, लेकिन उसको भी आपको उसका जवाब देने का आपके पास मुनासिब अल्फाज और मुनासिब तरीका मुनासिब जवाब होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि आपसे हर वो चीज पूछी जाएगी जिसका आप जवाब नहीं देना चाहते हैं या जिससे आप बचना चाहते हैं। तो टेस्ट कप्तानी के हवाले से अगर उनसे सवालात होते हैं 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा, देखिए उन लोगों को भी ख्याल जरूर करना चाहिए कि इस वक्त क्या पाकिस्तान की टीम का सबसे बड़ा मसला कप्तानी है? जाहिर सी बात है नहीं है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट अगर कुछ खराबियां हैं उसमें तो उसमें कप्तानी एक वजह हो सकती है, लेकिन सारी वजह कप्तानी नहीं हो सकती। बाबर आजम पाकिस्तान है, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, वो इससे बेहतर डिजर्व जरूर करते हैं, लेकिन लोगों को उन्हें लोगों को खुद मौका नहीं देना चाहिए कि वो उनके ऊपर इस तरह से अगर सवालात हो तो वो नामुनासिब अंदाज में जवाब दें या उससे बचने की कोशिश करें। जिस तरह से उनसे टेस्ट कप्तानी के हवाले से सवाल हुआ तो वो उसको बेहतर अंदाज में जवाब दे सकते हैं। जिस तरह सरफराज के 4 साल के हवाले से उनके सवाल हुआ तो वो उसका जवाब उससे बेहतर अंदाज में दे सकते हैं कि सरफराज की जगह पर जिसने खेला क्या उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। रिजवान की कारकर्दगी आप गुज़िश्ता चंद माह में 1-1.5-2 बरस में देखें कितनी शानदार रही है। इसी तरह से फवाद आलम का भी आप उसको रेफरेंस दे सकते हैं, हवाला दे सकते हैं कि फवाद को ड्रॉप किया गया तो आप देखें सऊद शकील ने कितना शानदार परफॉर्म किया है। तो पाकिस्तान के वो कप्तान हैं, इसलिए उनको एक तो अपनी सोच में वसत लाने की जरूरत है, ज्यादा बेहतर अंदाज से मीडिया को ट्रीट करने की जरूरत है और मीडिया को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान के कप्तान है। इस तरह से आप हर वक्त उनकी कप्तानी देखें। सरफराज ने पाकिस्तान के लिए कप्तानी किया, विराट कोहली ने भी इंडिया के लिए कप्तानी किया, तो विराट आज इंडिया के कप्तान नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे, उनकी कप्तानी खत्म हुई। तेंदुलकर कप्तान थे इंडिया के, उनकी कप्तानी खत्म हुई। ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज के कप्तान थे, उनकी कप्तानी खत्म हुई। तो ये जी अच्छा हाफिज इमरान, ये फरमाइए कि बॉलिंग के शोबे में अगर देखा जाए न्यूजीलैंड ने ऑलराउंडर्स को बढ़ाया, काली जेमिसन टीम में वापस आए हैं, इसी तरह से उन्होंने वो मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा, बड़े टॉल उनके फास्ट बॉलर हैं, उनको वो लेके आए हैं। हमारे यहाँ बॉलिंग के शोबे में, फास्ट बॉलिंग के शोबे में हमारे प्लेयर्स के कुछ अनफिट होने की वजह से आपको नहीं लगता कि कुछ कमज़ोरी है हमारे यहाँ? देखिए एक पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला तो यही है कि हमारे जो बॉलिंग डिपार्टमेंट में जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी इंजरीज नहीं है। शाहीन आफरीदी को देख लें, नसीम शाह को देख लें, आप हारिस स्टोक को देख लें, तो ये तीनों के तीनों ऐसे पाकिस्तान के, और वर्ल्ड कप में इन तीनों की परफॉर्मेंसेस को देखें कि किस तरह से इन्होंने पाकिस्तान के लिए बेहतर खेल का मुजाहरा किया। आज जहां पर जब हम होम सीरीज खेल रहे हैं तो सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए मसला यही है कि इंजरीज खिलाड़ी जो है वो कैरी कर रहे हैं। शाहीन अगर फुली फिट हो, वो पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर रहे हो, हारिस मेरा ख्याल है कि मुकम्मल तौर पर फिट होंगे और वो बेहतर पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन जरूर है। तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस में जो चीजें इंजरीज के हवाले से हैं
वो कुछ तकलीफें जरूर हैं, परेशानी का बायस है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की एबिलिटी का वाइट बॉल क्रिकेट में बात है, उस पर कोई डाउट नहीं है। वो उनका शुमार दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स में होता है T20 और वनडे क्रिकेट में, और उसका इजहार वो एक से ज्यादा मरतबा कर चुके हैं। और जिस तरह से हारिस रऊफ की परफॉर्मेंसेज रही हैं गुज़िश्ता चंद माह में T20 क्रिकेट खेलते हुए, बहुत शानदार, उनकी गेंदबाजी में बहुत निखार आया। नसीम शाह जिस तरह से बॉलिंग करते हुए आ रहे थे, उनकी गेंदबाजी में किस तरह का निखार है, किस तरह से वो नए और पुराने गेंद का इस्तेमाल करते हैं, इनिंग्स के दरमियान में किस शानदार अंदाज से बॉलिंग करते हैं, तो उनकी सलाहियत के ऊपर कोई शक नहीं है। तो वो पाकिस्तान के लिए ये इंजरीज को, क्योंकि नसीम किसी भी वक्त उनको ये खदशा या धचका लगा रहता है कि वो किसी भी वक्त अनफिट हो सकते हैं। अगर इससे हट के देखा जाए तो पाकिस्तान का पेस अटैक महदूद ओवर्स की, महदूद दौरानिये की क्रिकेट में उसका शुमार दुनिया के बेहतरीन पेस फास्ट बॉलर्स में होता है। रऊफ साहब जी बहुत मेहरबान इमरान, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आज उम्मीद यही की जानी चाहिए कि कुछ कमज़ोरियाँ ज़रूर हैं जो हमारी शाहीन शाह अफरीदी के अनफिट होने की वजह से है, लेकिन हमारे बाकी बॉलर्स उसको कमी को पूरा करेंगे। शादाब भी नहीं है, शादाब की कमी महसूस होगी ज़रूर, क्योंकि तीनों शोबे जैसे हाफिज़ इमरान ने कहा, बॉलिंग हो, बैटिंग हो या फील्डिंग हो, उसमें शादाब अपनी मिसाल आप है। बहरहाल उम्मीद के साथ कि अच्छा परफॉर्म करेगा पाकिस्तान, और विनिंग स्ट्रीक जो है जो पिछले 5 मैचों में उन्होंने रखी, अपनी 5 मैच उन्होंने जीते हुए पिछले, उसी को कायम रखेगा। अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। मूसा खान हमारे एक ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने, मॉडल हैं, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके अपनी जगह बनाई है। इस वक्त हरमीत के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, तो ओवर टू हरमीत। जी बिल्कुल रोज़ साहब, हमारे साथ स्टूडियो में, इस्लामाबाद स्टूडियो में मूसा खान साहब हैं। और मूसा खान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की बहुत सारी फिल्मों में एज अ विलन जो है, अभी एक फिल्म जो है पहली बार वो डायरेक्ट और प्रोड्यूसर के तौर पर वो आ रहे हैं। लेकिन हम उनसे पहले जानेंगे मॉडलिंग के बारे में। मूसा खान साहब, अब हम देखें बहुत सारी एजेंसीज खुली हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो मॉडलिंग की तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो है पैसे की बहुत सारी डिमांड की जाती है। मुख्तलिफ लोगों ने जो एजेंसीज खोली हैं और तब जाके उनको इस्तेमाल भी उस तरह उनको चांस भी नहीं दिया जाता। उस पर उन नौजवानों को आप क्या मशवरा देंगे? और अपने सफ़र के बारे में ज़रा बताइएगा कि आपने मॉडलिंग से शुरुआत की, फिर अब आप एज अ विलन के तौर पर आप काम करें, अभी फिल्म को पाकिस्तानी पहले क्रिकेटर के साथ जो है वो आप फिल्म कर रहे हैं, तो ये सफ़र कैसा रहा आपका? सबसे पहले तो हरमीत, मैं आपको और रऊफ साहब को और पब्लिक न्यूज़ और आपका मॉर्निंग शो देखने वालों सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह, लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। और स्पेशली आपका ये जो दबंग स्टाइल है, डिफरेंट स्टाइल है, इसको लोग बहुत लाइक करते हैं। और रऊफ साहब तो फिर है ही, आपको पता है हमारे लेजेंड हैं और उनको लोग सुनते हैं। बात यह है कि अगर आप मॉडलिंग की बात करें और फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो दो डिफरेंट जो है ना ये शोबे हैं। फैशन इंडस्ट्री हमारी एक अलग इंडस्ट्री है और फिल्म इंडस्ट्री हमारी एक अलग इंडस्ट्री है। मैंने मेरा कैरियर का स्टार्ट जो है वो मैंने फैशन इंडस्ट्री से किया। फैशन इंडस्ट्री मेरी एक समझ ले कि इंस्टीट्यूशन के तौर पे मैंने वहाँ से सीखा, ग्रो किया वहाँ से। और मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने जब अपना स्टार्ट लिया तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा लेजेंडरी, बहुत बड़ा नाम, और हमारी लेजेंड बीजी रऊफ साहब जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से, और लोग जानते हैं उनका इतना बड़ा नाम है बीजी का। वो मेरी टीचर है, उस्ताद है, उनसे मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग की। उसके बाद फिर मैंने मॉडलिंग में कदम रखा। पहले मैंने बिहाइंड द सीन यानी कैमरे के पीछे काम किया। ज़्यादातर कोशिश की कि मैं सीखूं। मुझे शुरू से सीखने का शौक़ था, तो मैं चाह रहा था कि मैं जब तक स्क्रीन पर आऊं तो स्क्रीन पे आने से पहले मैं वो सारे जो एक प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को सीखूं अच्छी तरीके से, ताकि जब मैं कैमरे के सामने आऊं तो कम से कम मैं उस चीज़ को अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकूं, मैं उस पर अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से यानी स्क्रीन के ऊपर नज़र उतर आ सकूँ। तो मॉडलिंग से मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मेरा जो ड्रीम था वो असल में फ़िल्म था, सिल्वर स्क्रीन, कि मैं चाहता था कि मैं मतलब सिल्वर स्क्रीन पर जाऊं। बचपन से फिल्में देखना और हॉलीवुड की, बॉलीवुड की और पाकिस्तानी फिल्में मतलब देखना, तो उससे ये था कि एक
आपके अंदर एक एनर्जी होती है, एक आपके अंदर एक शौक होता है कि यार आपने आर्टिस्ट बनना है। तो सिल्वर स्क्रीन का आर्टिस्ट बनना था मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने स्टार्ट लिया, बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म से लिया मैंने। मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा काम किया, फैशन इवेंट मैनेजमेंट में बहुत काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम बड़ी लेजेंड जितनी भी मॉडल्स हैं, जितने भी मॉडल्स हैं, फीमेल है, मेल्स है और आर्टिस्ट है, डिज़ाइनर्स हैं, इन सब ने मेरे साथ मतलब अभी जो फिल्म आपकी आ रही है 36 आवर्स, आई थिंक यही है, और इसमें पाकिस्तान के पहले क्रिकेटर जो हैं वो बतौर हीरो काम कर रहे हैं और आप उसमें विलन का काम कर रहे हैं। तो कितना मुश्किल है कि क्रिकेटर को एक्टर के तौर पर पेश करना? जाहिर बात है उसको आप प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और डायरेक्ट भी कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो एक्टिंग जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है। लोग इसको बड़ा इजी समझते हैं, लेकिन एक एक्टर को जो है वो एक मोम की तरह होना पड़ता है। जैसे एक मोमबत्ती होती है तो उसको मोम जो होती है उसको, हाँ, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो आर्टिस्ट उसको जिस तरीके से चाहे उसको मोड़ दे। तो एक्टर जो है उसको जो कैरेक्टर दिया जाए या जो रोल दिया जाए, डायरेक्टर उसको जो रोल देता है, कैरेक्टर देता है, राइटर लिख के देता है, तो उसको उस पर ढलना पड़ता है, अपने आप का, अपनी ज़ात की नफ़ी करनी पड़ती है। तो बहुत मुश्किल काम है। और रही डायरेक्शन, तो उससे मुश्किल काम है डायरेक्शन करना। तो मेरी क्योंकि फील्ड थी एक्टिंग, और एक्टिंग के साथ साथ मैं डायरेक्शन पर भी काम कर रहा था, फोकस कर रहा था कि मेरी, क्योंकि दोनों फील्ड में मैं अपनी ग्रिप बनाना चाहता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मूवी स्टार्ट की, और एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट मूवी है, इंशाल्लाह पाकिस्तान में लोग देखेंगे। थ्रिल, सस्पेंस एक ऐसा जॉनरा है कि जो इजीली लोग उसको जो है ना काम उस पर करना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि थ्रिल को समझना और हॉरर को और थ्रिल, इसकी थिन लाइन होती है, बारीक लाइन हो, जो इन दोनों में से डिफरेंट करती है, फ़र्क करती है कि हॉरर क्या है और सस्पेंस क्या है। तो उस पे मैंने काम किया है कि थ्रिल और सस्पेंस है, और उसमें फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान के बहुत बड़े मतलब क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ, अपने दौर के एक बहुत मशहूर और बड़े फास्ट बॉलर रहे हैं, और अभी भी वो काम डोमेस्टिक लेवल पे कर रहे हैं, और अभी भी कर रहे हैं क्रिकेट वगैरह, लेकिन उन्होंने मेरी मूवी में एज हीरो काम किया है। और मुश्किल उनके साथ थोड़ी सी ये थी कि आसिफ भाई जो है ना, क्योंकि आर्टिस्ट नहीं थे, क्रिकेटर थे, और आपको पता है कि एक किसी क्रिकेटर से काम करवाना, और वो भी एक जिसकी फील्ड ही ना हो, तो मुश्किल तो आती है। बट वो इतना लवली इंसान है, इतना मतलब एक अच्छा फ्रेंकली उसने काम किया मेरे साथ कि मुझे महसूस होने नहीं दिया। डायलॉग डिलीवरी में मैं उसको, जब मैं टेक करवाता था या सीन उनको बताता कि आपने आसिफ भाई ये डायलॉग बोल रहे, जब सही नहीं बोलते तो कहते यार दोबारा कर लो, फिर जब हम दोबारा करते सही नहीं, कह रहे दोबारा कर लो। तो ये टेक लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक अच्छे आर्टिस्ट की एक निशानी होती है कि वो सेटिस्फाई नहीं होता, वो कहता है कि नहीं यार मैं जितना अच्छा कर सकूँ ये ज़्यादा बेहतर है। तो वो मूवी में उन्होंने मेरे साथ काम की। इंशाल्लाह इन करीब आप लोग सिल्वर स्क्रीन पर उसको देखेंगे, सोशल मीडिया पे देखेंगे, उस पर काम चल रहा है। उसके अलावा दीगर मेरा मतलब इस वक्त वेब सीरीज़ और ड्रामा और फिल्म काफ़ी मेरी ऑन द सेट। मैंने लेजेंडरी हमारे जो डायरेक्टर है आगा हसन अस्करी साहब, अच्छा, उनकी 2 मूवीज़ ऑन द सेट है इस वक्त। एक तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, चांद चेहरा, जो कि हो सकता है ईद पर रिलीज़ हो जाए हमारी मूवी। उसके अलावा नदीम चीमा साहब की मूवी है, दिल्ली गेट है, और कोई 7-8 मूवी मेरी इस वक्त जो है ना ऑन द सेट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये आपने बहुत अच्छा किया है कि आप प्रोडक्शन की तरफ आए हैं, और प्रोडक्शन में काम करवाना कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि किसका कितना आर्ट है और उसे किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है। ये बताइएगा कि सोशल मीडिया एक सिल्वर स्क्रीन है, एक बड़ी स्क्रीन है, एक ड्रामा स्क्रीन है जिसको छोटी स्क्रीन भी कहा जाता है। अब एक स्क्रीन हमारे पास है बीइंग ए सोशल मीडिया, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी इमर्जिंग टैलेंट के लिए, या जो टैलेंट ऑलरेडी है, बल्कि हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को अब स्विच करते हुए देखा है सोशल मीडिया पे। तो इस स्क्रीन पर काम दिखाना, करना, वहाँ पे आपकी एग्जिस्टेंस होना, वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है आजकल किसी भी मॉडल या अदाकार के लिए? देखिए, मेरा जो ओपिनियन है, और मैं इस पर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ और काम कर रहा हूँ मैं इस पे ना, और मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। अगर हमारे जो सीनियर लोग थे, सीनियर आर्टिस्ट थे, बहुत सारे शुरू में वो सोशल मीडिया के, इवन के हम लोग भी जो है ना सोशल मीडिया को इतनी अहमियत नहीं देते थे, टिकटॉक को, इंस्टा को या चीज़ों को कहते हैं नॉर्मल लेते थे कि नहीं, लेकिन इससे किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे थैंक यू सो मच यू बीइंग देयर इन इस्लामाबाद, और अच्छी इनसे डिस्कशन रही। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि सोशल मीडिया, अब जब हम यहाँ पर प्रोग्राम कर लेते हैं तो हमारे भी क्लिप्स आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो आप अपना फीडबैक भी ऑन एंड ऑफ देते रहा करें कि कौन सी टॉपिक, कौन से इश्यूज आप हमें चाहते हैं कि हम कॉल करें अपने प्रोग्राम में। सो वी आर डन विद द शो फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।